मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। अगले 1.5 घंटे में क्या हो आपकी रणनीति और वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी से, मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी से रादर जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि अब छुट्टी पोस्टपोन हुई है तो एक्सपायरी प्रीपोन हुई है। क्या हो आपकी रणनीति, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में बढ़त, 60 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 18,750 के पार। निफ्टी बैंक में 200 अंकों की तेजी, मिड कैप में भी मजबूती का दूसरा दिन। मेटल्स, आईटी और सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी। अब बुधवार की जगह गुरुवार को होगी बकरी ईद की छुट्टी। एक्सचेंजेस ने दी जानकारी, गुरुवार की छुट्टी के चलते कल ही होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। रियल्टी शेयरों में अच्छी रौनक, 1% से ज्यादा भागा निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स। इस महीने नोधा, प्रेस्टीज जैसे शेयरों ने दिए हैं 20% से ज्यादा के रिटर्न्स। फार्मा शेयरों में तेजी का दौर कायम, लगातार तीसरे दिन उछला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। CY23 के सर्वोच्च स्तरों पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स जून में 10% ज्यादा भागे। डॉक्टर रेड्डीज, ज़ायडस लाइफ, लॉरस लैब्स और नेटको फार्मा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बोर्ड का फैसला, एक शेयर को 2 में विभाजित करने को मंजूरी दी। 29 सितंबर रिकॉर्ड डेट। 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का भी किया ऐलान। India will be the largest economy in the world. In this century? In this century. Overtaking China? It will overtake China. We become the driver of global growth. अगले 3 से 4 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी भारत। CNBC आवाज के मैनेजिंग अनुज सिंघल से खास बातचीत में इनाम होलिम के मनीष चौखानी बोले, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, EV, रिन्यूएबल है अगले 10 साल की सबसे बड़ी थीम। और भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से शुरू होगा ICC वनडे वर्ल्ड कप। 15 अक्टूबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। मुंबई और कोलकाता में होंगे सेमीफाइनल मैच। अहमदाबाद में 19 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। 46 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। थोड़ा लंबा रहेगा शायद वर्ल्ड कप, स्पेशली 50 ओवर फॉर्मेट जो ऑलमोस्ट आजकल डेड ही है, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम ऑब्वियसली थोड़ी एक्टिविटी होगी। खैर उसकी बात करेंगे जब उसके करीब जाएंगे, लेकिन पहले आज का एक मार्केट सेटअप आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। आज जैसा हमने हेडलाइन में मेंशन किया, सेकेंड डे रनिंग जब थोड़ी स्टेबिलिटी आई मार्केट में, और खासतौर से आज निफ्टी जहां खुला अब ऑलमोस्ट वहीं पर दिन में एक डिप आई, लेकिन उसमें बाइंग हुई। और मिड कैप्स में सेकेंड डे रनिंग बाइंग, HDFC ट्विंस में अच्छा मोमेंटम। तो कुल मिलाकर ओवरऑल टेक्सचर आज अच्छा है, पॉजिटिव है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्का हुआ है थोड़ा, लेकिन HDFC बैंक ने जिस तरीके से वापस लीडरशिप ली है सिर्फ एक दिन के डिक्लाइन के बाद, आज सुबह भी हमने ये मेंशन किया था वीरू कि HDFC ट्विंस पर नजर रखें। आज ये क्लियरली एक स्पेस होगी जो मार्केट को अगर ऊपर लेके जाना है तो इसी पर दारोमदार रहेगा। और हैरानी नहीं है मुझे कि आज दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा बिल्डअप आपको विजिबल है वीरू। बिल्कुल बिल्कुल, और HDFC बैंक है डे हाई और उस जोन में रोटेट करता हुआ जहां पर इसको करना चाहिए। अनुज, आई थिंक अप्रोच तो शायद वो सुबह वाली रहेगी। हम 10 डेमा के ऊपर हैं और स्लो बट स्टेडी जिसे आप कह सकते हैं। और निफ्टी बैंक भी अब थैंक्स टू HDFC बैंक उस क्लस्टर के ऊपर ट्रेड कर रहा है 43800। तो अप्रोच तो वही रहेगी, भले ही धीरे आए बट इट्स कमिंग है। बिल्कुल अप्रोच वही रहेगी वीरू। देखिए आज भी सुबह भी अप्रोच यही थी कि बाय कर लीजिए और डिप मिले तो ऐड कर लीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यही अप्रोच थी और यही अप्रोच ने काम किया है। और बैंक निफ्टी में भी अब हम 43,800 के ऊपर हैं। फिनेंशियल निफ्टी पर ध्यान रखें क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज और अच्छा मोमेंटम, यहाँ बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। 0.77%, 0.78 हो गया। और इसमें इशू क्या होता है ना, पहले बैंक निफ्टी में HDFC का तड़का नहीं लगता था, अब क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी है इसमें HDFC और HDFC बैंक दोनों का वेट है, तो ऑब्वियसली उससे एक इंपैक्ट आता है। अब कुछ टाइम के बाद HDFC फिर हट जाएगा, वो अलग बात होगी। लेकिन आज क्लियरली एक लग रहा था मुझे कि ये इन दोनों स्टॉक्स के चलते कुछ ना कुछ शायद आज फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ करेंगे अच्छा। निफ्टी पर अप्रोच वही है, निफ्टी ने फर्स्ट रेंज को रिस्पेक्ट किया है 18,800 पर, लेकिन कॉल राइटिंग है 18,700 पर पुट राइटिंग है। 18,800 अगर आप क्रॉस करेंगे तो मुझे लग रहा है फिर एक तेजी बनेगी। अच्छा, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, लेकिन फिर एक समीकरण बैठ रहे हैं कि आज अगर थोड़ा सा और पुश मिल जाए हमको 18,800 की तरफ तो शायद कल गैप अप के साथ फिर वो उस
वो आना है ऑल टाइम हाई, मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, उसको शायद निकाल पाए। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, 43,850, ये अगर एक बार निकल गया तो मुझे लग रहा है कि फिर 44,000 आज ही पॉसिबल है। अगर 43,850 और हम उसके नीचे निकल गए हैं, अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि लास्ट में अगर फिन निफ्टी की वजह से अगर और एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से मूड में आ रहा है, बस थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट चाहिए, वहां से अगर सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि आज ही पॉसिबल है 44,000। अच्छा, एक और चीज अच्छी हुई है वीरू, आज देखिए आप, जो थोड़े बहुत मार्केट लीडिंग स्टॉक्स थे जो करेक्ट हुए थे, उन्होंने वापस रैली दिखाई है। एचडीएफसी लाइफ देख लीजिए, एक एग्जांपल है। उसके अलावा आप एल&टी फाइनेंस देख लीजिए, वहां पर रौनक वापस लौटी है। उसके अलावा एबी कैपिटल, बिरला सॉफ्ट, हमने लगातार बात की है स्टॉक की, पीएफसी की लगातार बात की है, डॉक्टर लाल, ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो वापस लौटे। मैक्स फाइनेंशियल, ये क्लियरली एक 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक मार्केट लीडिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ब्रेथ का ठीक ठाक होना और एचडीएफसी ट्विंस का फिर से एक बार लीडरशिप लेना, और ये हेल्प कर रहा है दोनों इंडस्ट्रीज को। निफ्टी ऑलमोस्ट अब 18,762 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है, और एक सुरक्षित डिफरेंशियल जिसे कहते हैं, अब मतलब जो आज निफ्टी की बॉडी है वो सुरक्षित अपने 10 डेमा के ऊपर प्लेस्ड रही, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी एट डे हाई थैंक्स टू अगेन एचडीएफसी बैंक, और पूरी की पूरी बॉडी हमारी अब जो है वो 10-20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैं कुछ अनुज रोलोवर्स के फिगर सकता हूँ स्क्रीन पे, और याद रखिएगा निफ्टी में रोलोवर्स को डोमिनेट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, 76% रोलोवर्स। अगेन एचडीएफसी का टेक्निकल प्लेसमेंट एंड रोलोवर फिगर्स, ये दोनों ही काफी आकर्षक, और ठीक मुझे अप्रैल से मई में आते वक्त और वो जो रोलोवर्स के एचडीएफसी बैंक की फिगर्स थी वही लग रही हैं, वही इंप्रेशंस आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 76%, ग्रासिम 77% रोलोवर, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस में 72% रोलोवर, सन फार्मा में आज काफी रोलोवर पिकअप हुए हैं। याद रखिएगा करीब करीब 70% की रोलोवर है सन फार्मा में। टू व्हीलर स्पेस में और ऑटो में आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, ये दोनों काउंटर्स लगभग 70% रोलोवर, और बैंकिंग में एक और स्टॉक एंड दैट्स आई थिंक इंडसइंड बैंक, ये करीब 70% के रोलोवर पोस्ट करता हुआ। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स। मैं मिड कैप में जाऊं तो यहां पर बर्जर पेंट 73%, आईसीआईसीआई प्रू 71%, एसबीआई का 70%, और वेदांता, ये कुछ 4-5 काउंटर्स हैं जिनमें एक सब्सटेंशियल और स्ट्रॉन्ग मूव, और आई थिंक एक रोलोवर काफी अनुज स्ट्रॉन्ग देखे जा रहे हैं। अनुज बिल्कुल वीरू, चलिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आज हमारे साथ पैनल में कौन जुड़ने वाला है। पहले तेजी के शेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर एचडीएफसी लाइफ करीब 5% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल 5.5% ऊपर, मेट्रोपोलिस में 5% के गेंस, और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पर 4% के गेंस। शानदार मोमेंटम यहाँ पर इन स्टॉक्स में। अब लूजिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बीईएल करीब 2.5% नीचे, इंडस टावर में 2% की डिक्लाइन, डिक्सन टेक में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग 1% नीचे, और श्रीराम फाइनेंस करीब 3-4.5% नीचे। चलिए अब आपको बताते हैं आज हमारे साथ गेस्ट कौन कौन जुड़ने वाले हैं कमाई का अड्डा में। आज जो हमारा पैनल है, फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ विलियम ओ'नील से मयूरेश जोशी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल, अमित सेठ जुड़ेंगे, स्वाति होतकर होंगी हमारे साथ, सुदीप शाह, श्रीकांत चौहान। 2:20 पर साइन डीएलएम जो इशू खुला है उसके चेयरमैन कृष्णा बोदनापू होंगे हमारे साथ। 2:30 बजे होगा हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है, जिसमें आज बात होगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ईएमएस, जिस पर बहुत शानदार मूव्स आ रहे हैं। 2:40 पर 4 का चौका लेंगे सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से, अमित सेठ से लेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, स्वाति देंगी चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा देंगे मयूरेश जोशी। 2:50 पर हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस, और 3:10 पर लेंगे बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स। ओके, अब यहाँ से ट्रेड्स को लेने का क्रम शुरू करते हैं। आपने पूरा का पूरा क्रम देखा है इस कार्यक्रम का। मार्केट्स एट डे हाई, लुक एट निफ्टी 18,767, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 43,900 की ट्रेजेक्टरी को टच करता हुआ। मार्केट्स एट डे हाई। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, क्या चीज करेंगे इस क्लोजिंग में जिसमें एक मोमेंटम जनरेट हो रहा है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, सबसे बढ़िया स्टॉक तो इस टाइम एचडीएफसी लिमिटेड लग रहा है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। और देखिए, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस तो पिछले 3 दिनों से देखने को मिल ही रहा था, और आज के ब्रेकआउट के बाद आपको एक यहाँ पर शार्प रैली देखने को मिल सकती है। तो एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। 27-24 आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे, और 2800 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं एचडीएफसी लिमिटेड में। ऑप्शन पे ट्रेड लेना हो तो जुलाई मंथ का 2760 का 2760 वाला
कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 53 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 44 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 75 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, देखिए फिन निफ्टी की मैंने बात की थी, एक बार फिर फिन निफ्टी लेकर आइए 19,685 अब फाइनेंशियल निफ्टी पर, और ये एक शानदार मोमेंटम इस समय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, मानस की कॉल हो गई। HDFC लिमिटेड, आज HDFC ग्रुप, पूरे ग्रुप ने कमाल किया है। HDFC लाइफ यहाँ पर भी शानदार ट्रेड रही हैं। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून। अमित जी, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी नजर भी HDFC ट्विंस पे है। मानस जी ने HDFC लिमिटेड लिया है, मेरी फर्स्ट चॉइस थी। सेकंड चॉइस मेरा रहेगा HDFC बैंक। इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। एक फॉलिंग चैनल से स्टॉक बाहर आया था, एक अच्छा अपटिक दिखाया था और 2 से 3 दिनों से रेस्ट कर रहा था, और आज हम फाइनली इसमें एक अपटिक देख रहे हैं। 10 और 20 डे मूविंग एवरेजेस अब इसके पॉइंट अप करना शुरू कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अप मूव जारी रहेगा। 1656 का प्राइस है कैश में। टारगेट्स लगभग रहेंगे 1685 रुपए के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1640 का। ओके, तो पैनल ने शुरुआत उसी चीज़ पे की जिससे मेरे ख्याल से दस्तूर करनी चाहिए थी, HDFC एंड HDFC बैंक। अब चलते हैं एक खास इंसान के पास, मयूरेश जोशी जी। 27 जून, बर्थडे बॉय। मयूरेश जी, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे आने वाले बरस, कई बरस मंगलमय, सुख शांति से भरे रहें, और समृद्धि तो रहे ही। खैर, वैसे आप वेल्थ क्रिएटर हैं तो उसकी कोई बात नहीं है, वो तो आ ही जाएगी अपने आप। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से अनुज भी 2 वर्ड ऐड करना चाहेंगे। अनुज? बिल्कुल मयूरेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभ रहे आपका ये साल। शुक्रिया वीरू जी, शुक्रिया अनुज जी, एंड थैंक यू एवरीवन एट CNBC आवाज। आई थिंक बर्थडे बहुत स्पेशल हो गया, और आवाज मेरे दिल में एक बहुत खास जगह रखता है। आई स्टार्टेड ऑफ ऑलमोस्ट 12-14 इयर्स बैक एंड आई वुड नेवर लुक बैक, सो थैंक यू वेरी मच आपको और आपकी पूरी टीम। बस एक काम खराब हो गया मयूरेश जी, पता है अनुज, अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी इनसे। इन्होंने क्या करा था, रात को पार्टी रखी थी, छुट्टी चेंज हो गई। हाँ, आराम करेंगे। हाँ। आज पार्टी करेंगे, कल आराम करेंगे, बस समझ लीजिए। अब इन्होंने वो शेड्यूल चेंज कर दिया है, नाउ इट्स ऑन फ्राइडे। ओके, कोई बात नहीं सर, सेलिब्रेट कीजिए, और फ्राइडे को सेलिब्रेशन कीजिएगा इसका। अच्छा, आपकी टॉप कॉल क्या रहेगी सर, क्या चीज कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक जैसे मॉनसून्स की सुगाट हो चुकी है, मुझे लगता है आई थिंक फर्टिलाइजर्स स्ट्रोक एग्रोकेमिकल्स, ये स्पेस वापस अच्छी खासी लाइमलाइट में आ जानी चाहिए। 2 चीजें, एक आई थिंक जो नंबर्स आए थे स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर कंपनीज के पिछले वर्ष कंपेयर टू लास्ट ईयर, आई थिंक काफी शानदार थे, और हमें लगता है आई थिंक विद द प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून और एक्सपेक्टेशन जो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स थ्रू, कि जुलाई में भी अच्छी खासी मॉनसून रहनी चाहिए, विच मीन्स दैट लॉन्ग पीरियड एवरेजेस के थोड़े ही नीचे आएंगे फॉर दिस ईयर एज वेल, और इसलिए आई थिंक ये सारे स्टॉक्स वापस फोकस में रहेंगे। तो RCF जैसे स्टॉक को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। फैक्ट, चंबल थोड़े चल चुके हैं, इनफैक्ट फैक्ट बहुत ज्यादा चल चुका है, बट RCF डेफिनेटली फोकस में रह सकता है। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट प्राइसेस, फॉस्फरिक एसिड हो, रॉक फॉस्फेट हो, अमोनिया हो, ये सारी कीमतें अच्छी खासी नीचे हो गई है, और जितनी सब्सिडीज कम हो जाएंगी, जितने पे आउट्स आएंगे सारी कंपनीज को, इससे एक अच्छा खासा कैश फ्लो पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अलॉन्ग विद फार्म गेट प्राइसेस, इवन इफ दे डोंट इंक्रीज, कहीं ना कहीं आई थिंक सब्सिडाइज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द यूरिया एंड द नाइट्रोजन यूज केमिकल्स, जो कंपनीज लाइक RCF, फैक्ट और चंबल बनाती है। सम ऑफ पार्ट्स भी है RCF के पास, कहीं ना कहीं आई थिंक लैंड बैंक है, और एक्सपेक्टेशन है कि सम ऑफ पार्ट्स मार्केट कैप के अच्छा खासा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है। मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। RCF, चंबल ये अच्छा कर सकते। ओके, अच्छा देखिए, आज सुबह से हमने एक चीज़ कही थी आपको कि HDFC ट्विंस पर नज़र रखें, और ये अब देखिए जो न्यूज़ आ रही है नीचे स्क्रीन पर, जिस डेट का इंतज़ार था, HDFC बैंक और HDFC का जो मर्जर का इफेक्टिव डेट है वो अब आ गई है, 1 जुलाई। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्टिव डेट जो होगी वो 1 जुलाई से होगी, और 30 जून के बाद ये एक बोर्ड बैठक होगी दोनों कंपनियों की अलग अलग, और उसके बाद 1 जुलाई से ये मर्जर जो है इफेक्टिव होगा, और ये एक बड़ी खबर आ रही है अब। और HDFC बैंक में देखिए आप क्या शानदार मोमेंटम इस समय बन रहा है स्टॉक में, और
1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब वीरो एक्सचेंज जो एक नया स्टॉक ऐड होना है वो उसके बारे में भी अब निफ्टी में, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब मर्जर हो जाएंगे तो उसके बाद एक ही कंपनी रह जाएगी निफ्टी में, HDFC बैंक। HDFC नहीं रहेगी, तो उसमें रिप्लेसमेंट कौन आएगा ये भी एक बड़ा सवाल होगा। 2 कैंडिडेट हैं, पिडिलाइट और टाटा पावर, उनमें से कोई एक आएगा ऑब्वियसली, लेकिन HDFC बैंक में इस समय शानदार मोमेंटम। और अब देखिए फिन निफ्टी देखिए अब आप 19,725, ये तो तूफानी एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये निफ्टी देखिए अब एक बार 18,782, ये एक लग रहा है कि आज ही शायद 18,800 को क्रॉस करने की तैयारी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर हो गया, 43,943 पर इस समय। ये शानदार मूव्स इस समय HDFC ट्विंस में। मयूरेश, क्या अभी भी बाय करेंगे HDFC बैंक को? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आई थिंक जो हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट साइज इटसेल्फ, अनुज, आई थिंक और जिस हिसाब से ये ग्रो हो रही है, तो थोड़ी पैची परफॉर्मेंस जरूर थी कोविड काल में, बट आई थिंक जो टेक इश्यूज इन्होंने फेस किए थे, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, निम्स पे कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, आई थिंक ऑल दैट इज प्लेइंग आउट वेरी वेरी इफेक्टिवली। अच्छा, विद द मर्जर इटसेल्फ आई थिंक जो पोर्टफोलियो एक मर्ज हो जाएगा, ऑब्वियसली आई थिंक निम्स में थोड़ा कंप्रेशन आएगा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक लार्जर स्पेस मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और कहीं ना कहीं आई थिंक रेवेन्यू एंड कॉस्ट सिनर्जीज शुड आल्सो स्टार्ट कमिंग थ्रू। मुझे लगता है बेहमत है, आई थिंक एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। और ये also in the legacy center. Saying about culture, I mean, I'd love to rehear that, Mr. Parekh. About culture. Culture between the two institutions as they sort of said. No, you see, the culture has to be different. When you buy a house, it's the biggest acquisition cost investment by a family. They run from pillar to post to meet the balance requirement apart from the loan. Then they are not sure about buy a house with a particular builder, what is the price, what is the possibility that they may not get it. So, you know, it's such a complex subject that our frontline staff has to spend much more time with the customers. And it's an emotional thing for the customer. We have to listen to sob stories of each individual family, that how will I get the balance money? Can I trust builder A, builder C? What is your experience been? Then they want to know the price. If other borrowers have come in the same building, at what price have you sold? They need all that information. Now, a bank that does not do housing, the culture has to be different. They do auto loans and personal loans and unsecured loans. They are short term. They are 12 to 18 months duration. We are lending for 15 years. So one of the biggest strengths I see in the merger with the bank is that the retail loan portfolio, which was of 12 to 18 months, will now become 5 to 6 years. Taking the cultural issue again, since you said that there is a lack of people. So all our people are going to the bank. All our people are going, except those who are above retirement age. Above retirement age, after 60, we can't be in a bank employee. So most of our younger team and staff, at least I would say 90% of our people will go to the bank. And they will continue using our people to do housing loans and mortgage loans. So that continuity will be there, the branches will continue, the people who do the loans will continue. Only thing that changes is maybe sanctioning authority. Because Reserve Bank of India has a marketing guy cannot sanction a loan. We were a small organization, we can do that. They have to work in silos. Marketing gets the loan, he has no say in sanctioning. Appraisal team does the appraisal, sanctioning team is different. So that process will have to continue because that's according to the Reserve Bank's guidelines. That's where then the people are going from the HDFC to HDFC Bank. Would they be sort of agents to train the people in the existing HDFC Bank? They will try their best to do it, and we hope they do it. And because that's the one of our key strengths of products in the merged entity will be the mortgage loans. We are getting 75,000 applications a month, and 70 to 80, I would say average. That's why I said 75,000 individual applications. These are individual applications.
And so we hope when all branches of HDFC sell mortgages, hopefully the number will increase. We don't know how much, but at least our numbers have gone up over the months, over the years. I have a question on when do you think the integration is likely to be as complete as you would possibly expect it to be? These are two joint organizations that are merging. See, the advantage from an integration standpoint is that the two organizations do not have similar products. So the bank does everything other than housing, and HDFC only does housing. And therefore the commonality of roles is very limited. It's limited to certain corporate functions. So that makes the process of integration a lot simpler than what you would see in a merger of even two small entities. Forget about two large entities. Because there you have commonality of products. If you have two banks merging, both banks have car loans, both banks have consumer loans, both banks have housing loans, both banks have, different, which is not the case here. So the integration will be easy. HDFC has 4,000 employees. So in that sense, the number of people going into the bank will be much, much lesser than what you would see in the merger of two banks. Will there be any relocation of the employees? I mean, at the moment that is not envisaged. But over a period of time, these are things the bank will have to look at. But at the moment, that is not envisaged. So you said the branches will continue, or? Our branches will continue. They are not going to give up. Except the board outside will be, say, HDFC Bank. And if the bank is small, if HDFC Limited has small offices, they may not be able to offer all banking services. Then it will be called a service center of the bank. Sir, you said you'll retire in 3 days. ओके, तो अब मामला समझ में आया. अच्छा, सुबह सुबह हमने वीरू मेंशन तो किया था कि HDFC और HDFC बैंक पर नजर रखिएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये आज इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. वो सिर्फ एक चार्टिकली जो स्टॉक्स बता रहे थे उसको देख के एक चीज कही थी. अच्छा, एक और चीज, एक बार जरा LTI माइंट्री का भी चार्ट लेकर आइए इंट्राडे पर, क्योंकि यतन भी जुड़े हैं स्टूडियो में. और एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं ये सोच रहा था कि पिडिलाइट टाटा पावर में से कौन होगा अगला कैंडिडेट उसके लिए. ये तो मैं भूल ही गया था कि जब वो LTI और L&T इन्फोटेक और माइंट्री का जो मर्जर हुआ तो उससे जो कंबाइंड एंटिटी बनी थी, एक्चुअली उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप आज की डेट में पिडिलाइट और टाटा पावर दोनों से ज़्यादा है. तो शायद वो भी एक फैक्टर बन जाए. लेकिन यतिन, और क्या पिकअप कर रहे हैं आप? एक तो HDFC ट्विंस में तो ऑब्वियसली वो रैली समझ ही आ गई, दूसरा LTI माइंट्री में बड़ी रैली आ रही है. बिल्कुल. और देखिए, क्योंकि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर का जो बोर्ड मीटिंग है 30 जून को है और 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा. तो HDFC लिमिटेड जो मर्ज हो जाएगी HDFC बैंक में, तो एक एंटिटी हो जाएगी, जिसके कारण जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, क्योंकि 2 HDFC और HDFC बैंक हैं, मर्जर के कारण एक जगह खाली होती है. और अनुज, जो क्वांट एनालिस्ट हैं, जब उनसे आप बातचीत करें तो 2 लाइकली कैंडिडेट्स हैं. सबसे पहले तो पिडिलाइट, और दूसरा क्योंकि LTI और माइंट्री के बीच में मर्जर हो गया था, तो मर्जर के बाद जो फ्री फ्लोट फैक्टर है उसके वजह से LTI माइंट्री भी एक कंटेंडर है. और अगर आप पिछले 10 दिन का ये चार्ट देख ले LTI माइंट्री का, तो लगभग आपको ये दिखाई पड़ेगा कि IT सेक्टर में जो पेन और हेडविंड टेलविंड जो भी आप कह लीजिए, उसके बावजूद स्टॉक में आपने 7-8% की रैली देखी है. और क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट अभी निफ्टी के अंदर आने वाला है वो LTI माइंट्री होने वाला है. और जैसे ही देखिए, ये दीपक पारेख साहब की और KK मिस्त्री साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां मर्जर की डिटेल बता रहे थे, मार्केट ने ट्रेड समझ लिया क्योंकि एक जगह खाली हो रही है. LTI माइंट्री एक डायरेक्ट कैंडिडेट होता हुआ दिखाई पड़ते थे, क्योंकि जो कट ऑफ डेट्स है ना, वो काफ़ी ट्रिकी होती हैं एक्सचेंज के मामले में. तो मुझे लगता है जो कट ऑफ डेट है, और अगर 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गया मर्जर और जो HDFC और HDFC बैंक एक हो गए, तो शायद इसका फायदा LTI माइंट्री को होगा. और बाजार ने भांप लिया और शायद इसीलिए स्टॉक 2% ऊपर दिखाई पड़ रहा है. जी हाँ, LTI माइंट्री आपकी स्क्रीन पे. और मैं इनफैक्ट जो डेरिवेटिव के गेनर्स के शीट थे और टिक्स थे, उससे कुछ हद तक एक भाग पा रहा था. जैसे ही खबर आई LTI माइंट्री में एक अपस्विंग आना शुरू हुआ. एक संक्षेप में इस पर यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हमारे साथ इस वक्त राजेश पालवे हैं. राजेश पालवे जी को इस कार्यक्रम में इसलिए भी जोड़ा गया था कि आज CNBC आवाज पे जो शुरुआती 2 ट्रेड्स थे, जो कि टॉप गेनर्स हैं इस वक्त मार्केट में, मेट्रोपोलिस 5%, आदित्य बिरला कैपिटल 5%, दोनों टॉप गेनर हैं. आज दोनों ही राजेश जी की कॉल थी एक्सिस सिक्योरिटी से. राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन दोनों कॉल्स के लिए. बहुत अच्छी कॉल्स थी.
LTI Mindtree पे आप अपना एक टेक दीजिएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गई है HDFC के इंडेक्स में, पॉसिबली नॉट एग्जैक्टली, आपका व्यू इस स्टॉक पे? तो बिल्कुल LTI Mindtree एक कंटेंडर जरूर है और मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल रहा है और एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अभी अप्रोच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम बना है यहाँ पे 5130 5140 की ट्रेजेक्टरी को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट बहुत जल्द हमें लगता है 5250 5300 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है और हमें लग रहा है कि 5130 40 अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस होता है तो ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी 5250 5300 की तरफ। चलिए फिर अब स्वाति होतकर को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ, उसके बाद एक मैनेजमेंट से बात होगी। स्वाति, गुड आफ्टरनून। स्वाति, आपकी टॉप कॉल्स इस समय की? इस समय के लिए मैं 2 बाय कॉल लेना चाहूंगी। एक तो है HCL टेक का। HCL टेक पे मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो एक कपल हैंडल शेप फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मंथली डेली मूविंग एवरेजेस से उसके काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का है, उसका ब्रेकआउट दिया है इसने काउंटर, जो कि 1150 के आसपास आता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हमें रैली अपसाइड में मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 1210 1240 के आसपास। तो HCL टेक करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1210 एंड 1240। सेकंड बाय कॉल मेरा कोलगेट पामोलिन पे, दैट इज अ कोल पार्ट, बट अभी के लिए करंटली ये स्टॉक 1690 के रेंज में चल रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये 20 DMA का एक उसने काफी अच्छा कल सपोर्ट लिया है, वहां से जिस हिसाब से एक बाउंस बैक रैली दिखाई है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स, काफी स्ट्रॉन्ग रैली उसने दिखाई है। वेल अगर जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे रेजिस्टेंस लेवल्स एट अराउंड 1680 के रेंज में उसका ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है इसमें भी 1740 के तक हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो कोलपाल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1670 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1740। बिल्कुल। चलिए फिर अब चलते हैं, एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। EMS और सॉल्यूशंस के कारोबार से जुड़ी कंपनी साइंट DLM का IPO पहले ही दिन पूरा भरा है। कंपनी मेडिकल और एविएशन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है। IPO का प्राइस बैंड 250 से 265 रुपये प्रति शेयर है। इशू के जरिए 592 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IPO पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन कृष्णा बोदनापू। कृष्णा जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया जुड़ने के लिए CNBC आवाज़ के साथ। होपफुली मैंने आपका नाम का सही प्रोनाउंसिएशन किया, अगर नहीं तो माफ़ करिएगा मुझे। थोड़ा पहले अपनी इस कंपनी का जो आपका एक ऑर्डर बुक है इसके बारे में बताइए। क्या ज़्यादातर डिफेंस से है, लेकिन अभी आप एरोस्पेस की तरफ भी जा रहे हैं, इसके बाद और डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे या अभी इन 2 स्पेस में ही रहेंगे? तो गुड आफ्टरनून एंड मुझे शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये ऑर्डर बुक जो है स्प्रेड है 4 वर्टिकल, जिसमें 4 इंडस्ट्रीज जिसमें हम फोकस करते हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल और इंडस्ट्रियल। ऑर्डर बुक ये चारों वर्टिकल में स्प्रेड हुई है। मेडिकल थोड़ा छोटा है दूसरे तीनों से कंपेयर करें तो, लेकिन ये चारों में स्प्रेड हुआ है। और हमारी ये प्लान है कि आगे बढ़ते हुए भी ये चारों इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे, क्योंकि ये चारों में कॉमनैलिटी ये है कि जो प्रोडक्ट्स ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं वो हाईली रिलायबल, हाईली सेफ्टी क्रिटिकल होते हैं। तो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, ट्रेसेबिलिटी वगैरह कॉमन है ये इंडस्ट्रीज में, तो वो हमारे डिफरेंशिएटर है। और हम ये चारों इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे और इक्वल करने की कोशिश करेंगे। एक आपके इशू में जो अच्छी चीज़ लगी कंपैरेटिवली, कि आपका इशू फुल्ली फ्रेश इशू है, कोई OFS नहीं है, और वो सारा का सारा पैसा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके यूज़ में देख रहा था। वर्किंग कैपिटल के लिए बल्क ऑफ यूज़ हो रहा है आपका 291 करोड़, रीपेमेंट ऑफ डेट 154 करोड़ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ 74 करोड़। तो क्या आपने कुछ एक्विजिशन के साथ मामले सोचे हुए हैं और उसके लिए फिर आपको आगे और पैसा चाहिएगा? और ये IPO से आपकी डेट कितनी कम हो जाएगी? जो आप रीपेमेंट ऑफ डेट कर रहे हैं, कितनी डेट कम हो जाएगी इससे आपकी? जो हमने RHP में एक्विजिशन के लिए 70 odd crores टारगेट किए थे, वो उसके पीछे सोच ये कि हमारे पास तो कैपेसिटी है, अभी भी हम 1/3 कैपेसिटी पे चला रहे हैं मैसूर और हैदराबाद प्लांट्स मिला के। तो कैपेसिटी की बात नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी की बात है। हमारे कस्टमर्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्लोजर टू जहां वो है
उनके आसपास में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, उनके आसपास में फाइनल असेंबली चाहिए, तो उसके लिए अगर उसके लिए हम एक्विजिशन करना चाहते हैं क्योंकि वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए उसके बारे में मैं और कुछ ज्यादा नहीं बता सकता हूं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टारगेट हमने नहीं देखा है, लेकिन देख रहे हैं। और अगर और इसमें पैसे लगाने हैं, इक्विटी लगाना है, तो तब हम सोचेंगे कि अगर उस पे और डेट लेना चाहिए या और इक्विटी लेना चाहिए। और जो भी एक्सटर्नल डेट है 150 करोड़ रफली, पूरी एक्सटर्नल डेट हम पे बैक करेंगे, लेकिन जो इंटरनल डेट है, जो साइंड पेरेंट से साइंड डीएलएम को दिया गया है, रफली 175 करोड़ की डेट है, वो हम पे नहीं करेंगे, वो ऑपरेशन से पे करेंगे अगले 2-3 साल में। तो वो डेट बाकी रहेगा। ओके, जो पेरेंट से करीब 175 सीआर का वो डेट है वो रहेगा, वो इंटरनल एक्रूअल से पे किया जाएगा, और जो एक्सटर्नल डेट है 150 करोड़ रुपए का वो आप स्टेट में पे करेंगे आईपीओ प्रोसीड से। कृष्णा सर, थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में, इनफैक्ट लास्ट 3 सालों में जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो कैसी रही? और दूसरी बात, सिंस यू टॉक्ड अबाउट आई थिंक 4 वर्टिकल्स, इन चारों वर्टिकल्स में आपने कहा कि मेडिकल अभी एक काफ़ी सब्सटेंशली छोटा आपका एक चंक है, रेवेन्यू मिक्स क्या है सर, थोड़ा सा बताइएगा एग्जैक्टली। तो लास्ट ईयर्स तो डबल डिजिट ग्रोथ थी, 12-13% की ग्रोथ थी, लेकिन वो कॉन्शियसली थी क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू पे फोकस किया। हमारी फोकस मार्जिन्स पे थी। 3-4 साल पहले मार्जिन्स तो लो सिंगल डिजिट्स में थे, 3-4% के थे। अब एबिटा मार्जिन्स FY22 में 12% थे, FY23 में 11% थे फॉर द होल ईयर। अब वापस फिर से 12% के पास आ जाएंगे क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स किए थे लास्ट ईयर क्वाइट अ बिट, और वो इन्वेस्टमेंट्स का फुल इफेक्ट अभी अब्जॉर्प्शन फुल इफेक्ट नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा जब ग्रोथ आएगा। तो पॉइंट ये है कि हमारी फोकस पिछले 2-3 साल में क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू पे थी, मार्जिन ऊपर लाने का था, इसीलिए रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लो रहा। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमारी ऑर्डर बुक से ये कॉन्फिडेंस आता है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो इंडस्ट्री एवरेज है, इंडस्ट्री तो 30% के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन रेवेन्यू ग्रोथ भी हमारी इंडस्ट्री एवरेज के करीबन होगी, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगी। इन टर्म्स ऑफ द ब्रेकडाउन, अब रफ ब्रेकडाउन, क्लियर ब्रेकडाउन RHP में है, बट रफ ब्रेकडाउन तो ये 3 इंडस्ट्रीज करीबन 25-30% है, जो मेडिकल, एरोस्पेस और डिफेंस, और मेडिकल एक 10% है, सॉरी इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस और डिफेंस रफली 25-40 के बीच में, और मेडिकल बाकी का 10% है रफली। और लेकिन आगे बढ़ते हुए हम ये 4 वर्टिकल पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डी-रिस्किंग पे बहुत ध्यान दिए। ये सब इंडस्ट्रीज सिक्लिकल होते हैं अल्टीमेटली, तो वो सिक्लिकलिटी अगर 1-2 इंडस्ट्रीज में स्ट्रांग है, तो वो सिक्लिकलिटी के वजह से डाउनटर्न बहुत इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। एट द सेम टाइम अगर टू मेनी इंडस्ट्रीज में फोकस किए तो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन बिल्ड नहीं कर सकते, और वो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन ही हमारी डिफरेंशिएटर है। ओके, दैट्स गुड। आप तो यहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू पे फोकस नहीं रहा है, तो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में साइंट डीएलएम का एक फोकस रहा है। अच्छा सर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, आपके प्रमुख क्लाइंट्स कौन से हैं, और इनका अप्रॉक्स जो एवरेज स्टे ड्यूरेशन होता है आपके साथ वो कितना होता है, और जो आपके टॉप 2 क्लाइंट्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रेवेन्यू में? तो हम 5 क्लाइंट्स के बारे में RHP में मेंशन किए थे, क्योंकि वो 5 से हम परमिशन लिए थे, और एक तो BEL है इंडिया में, एक तो मॉलबायो है इंडिया में, लेकिन 3 ग्लोबल, बहुत से बड़े ग्लोबल MNCs है, थालिस, हनीवेल और ABB, और ऐसे ये 3 जैसे और एक 10 का क्लाइंट है जो हम बात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनसे परमिशन नहीं पूछे। लेकिन ये जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स है, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटर्स होते हैं, ये इनकी स्पेंड तो हमारी रेवेन्यू से 100 टाइम्स 200 टाइम्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो हमें तो ये लगता है कि रनवे बहुत है ये क्लाइंट्स के साथ, हेडरूम बहुत है ये क्लाइंट्स के साथ, इसीलिए इन पे फोकस करेंगे। हमारी अगर आप टॉप 2 क्लाइंट्स देखें तो रेवेन्यू
और टॉप 2 मुझे अब याद नहीं है, लेकिन टॉप 10 तो 90% कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर बट टॉप 10 एवरेज टाइम हमारे साथ 11 साल रहे टॉप 10 कस्टमर्स हमारे साथ। ओके कृष्णा सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट आपको इस आईपीओ के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस ऑलरेडी मिला है इस आईपीओ को, थैंक यू सो मच। चलिए इसी स्पेस पर एक यतिन भी एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और यतिन ये स्पेस धीरे धीरे बड़ी बनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बड़ा थीम जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का और चाइना +1 इस पूरे के पूरे स्पेस में एप्लीकेबल है। एवेंडिस स्पार्क ने आज एक ईएमएस स्पेस में इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है। 3 स्टॉक्स जो वो कवर कर रहे हैं। सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज, इनका टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे लगभग 1637 रुपए है, 1673 आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। सिरमा पे टारगेट है लगभग 600 रुपए का, और एवलॉन पे भी लगभग 680 रुपए का टारगेट है। अब ये स्टॉक्स महंगे हैं, कोई सस्ता नहीं है स्टॉक। 40 से 50 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे आपको ये शेयर मिल रहे हैं। पी रेशियो काफ़ी महंगा है, लेकिन इसका एक रीज़न है। रीज़न ग्रोथ ड्राइवर्स जो है एवेंटिस को लगता है कि जो प्रिंटेड बोर्ड्स हैं जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में, कंप्यूटर्स में, तो ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है ये 80% हम आज की तारीख में चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी थीम होती है। दूसरा कि सरकार यहाँ PLI स्कीम दे रही है, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसका पूरा फायदा इन सब कंपनियों को मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगी। तीसरा कि जो ग्लोबल फर्म्स है, खास करके अमेरिकन फर्म्स और यूरोपियन फर्म्स, वो प्रेफर कर रहे हैं चाइना के अलावा भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रहे हैं वो, जो ऑब्वियसली इंडिया मैच करता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जिस हिसाब से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और ऑटोमेशन में बढ़ रहा है, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है देश को इन सभी टाइप की कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए। और इसीलिए एवेंटिस स्पार्क को लगता है कि इन सभी कंपनीज में आपको औसतन 20 से 30% की CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगी, और शायद इसीलिए वो पूरे के पूरे स्पेस में बुलिश है। और तीनों कंपनी जो उनके कवरेज में अब हैं, केन्स, सिरमा और एवलॉन, इन तीनों पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है अच्छी अपसाइड के साथ। ओके अच्छी अपसाइड के साथ यतिन, शुक्रिया ये रिपोर्ट सामने रखने के लिए। अच्छा मोमेंटम। लेकिन एक बार जरा मार्केट की तरफ वापस लौट कर चलते हैं। बैंक निफ्टी देखिए अब एक बार वीरू, जो हमने डिस्कस किया था, अब 43,962, और सुबह चर्चा हुई थी कि अगर 43,850 आप क्रॉस करने लगेंगे तो 44,000 की तरफ आज ही आप बढ़ जाएंगे। अब रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पर 44,050 से 44,100 के बीच में। अब अगर आप लॉन्ग हैं तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो 44,050 44,100 का वेट कर लें, वहाँ कुछ बुक करें और कुछ देखें, कुछ कल के लिए भी छोड़ दें। और निफ्टी पर एक बार हम क्लोज, अगर मुझे लग रहा है एक बार 18,820 825 का क्लोज मिल जाए किसी तरीके से, तो वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला मार्केट के लिए। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए जरा आप निफ्टी की। निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए आप, सीधा ऊपर HDFC और HDFC बैंक। अच्छा वीरू, मुझसे ना बहुत लोग पूछ रहे हैं ये चीज़, क्योंकि आज सुबह हमारी जो कमेंट्री थी उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि आज HDFC ट्विंस पर नज़र रखें कि क्या कुछ अंदाज़ा था कि ये ऐसा कुछ आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट आपको बहुत कुछ कह देता है। कई बार चीज़ें जिस हिसाब से होती है ना, वो मार्केट आपको चीख के बताया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है, और ये क्लियरली मार्केट ने बहुत पहले बता दिया था कि ये शायद सेंस कर लिया था मार्केट ने कि इस तरीके का मूव पॉसिबल है। लेकिन हैंड ऑन हार्ट मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव आएगा HDFC और HDFC बैंक में। मूव आएगा ये एक्सपेक्टेशन थी, इतना बड़ा आ जाएगा ये नहीं सोचा था। बिल्कुल। अच्छा एक बात है, HDFC बैंक पिछले 3 दिन से रोलोवर्स की शीट में कमांडिंग पोजीशन में था भी। अच्छा एक चीज़ डायरेक्टर साहब लेके आइएगा, जो अनुज बात कर रहे थे ना 18,800 की, पिछले 4 दिन में सिंस जब से हम इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, ये कॉल राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा हुआ है। कल की डायरेक्टर साहब आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइएगा 18,800 की कॉल का, क्योंकि एज पर यस्टरडेज भाव कॉपी जो आउटस्टैंडिंग वाई था 18,800 की कॉल का, इट वाज आई थिंक 1.46 CR, 1.5 करोड़ शेयर खड़े थे। HDFC ट्विंस के इस मूव के बाद आइए जरा एक बार हम देखते हैं कि वहां पे क्या हालात हैं। 18,800 ये कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है, यस सब्सटेंशियल। आई थिंक कल के प्रीमियम से नहीं, आउटस्टैंडिंग वाई से लगभग 36 लाख शेयर यहाँ पे नहीं, 24 लाख शेयर, 26 लाख शेयर कम हुए हैं। तो अभी 18,800 का कॉल राइटर काफी एग्जिट लेता हुआ। निफ्टी बैंक नाउ एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, मूव स्ट्रॉन्ग है इंडाइसिस में थैंक्स टू HDFC ट्विंस, बट आप क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त?
बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, अगर मार्केट के ट्रेंड को देखें तो जिस हिसाब से आज मार्केट में एक यू टर्न आया है, ये इनफैक्ट जो मार्केट ओवरसोल्ड था उसका एक रिबाउंड आना था, और शायद मुझे लगता है कि वही रिबाउंड आ रहा है। रियल मार्केट में ट्रेंड तभी शुरुआत होगी जब मार्केट 18,900 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। तो एक अच्छा मूव है, नो डाउट एचडीएफसी ने कंट्रीब्यूट किया है, और हमें लगता है कि एचडीएफसी लाइफ ये एक स्टॉक ऐसा है कि बिल्कुल इस लेवल से भी इसे खरीद के चले, क्योंकि ये स्टॉक ने अपने कम से कम एक 1.5 साल के हाईएस्ट पॉइंट को 670 को काफी बड़े वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। और इस टाइप के फॉर्मेशन में मैंने देखा है कि जब रैली बनती है तो वो स्टॉक को कम से कम 15 से 20% और लोग ऊपर लेके जाती है। तो करंट लेवल से भी अगर खरीदते हैं 665 पे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 750 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 690 695 के टारगेट्स नजर आते हैं। करंट लेवल से खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे एट 650, तो 650 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से एचडीएफसी लाइफ को खरीदें। एचडीएफसी लाइफ पूरा का पूरा तड़का आज एचडीएफसी ग्रुप का क्लियरली मार्केट में, और यहाँ पर इस समय श्रीकांत की तरफ से बाय कॉल। सुबह सुबह बिरला सॉफ्ट स्पॉट किया था हमने वीरू, 4% का मूव अब यहाँ पर इस समय, और उसके अलावा M&M फाइनेंशियल भी भागने लगा है। अब ये कुछ और स्टॉक हैं जहाँ पर इस समय आपको एक अच्छे मूव्स विजिबल हैं। RBL बैंक इस समय डे हाई पर, तो अच्छे मूव्स। अच्छा, एचडीएफसी लाइफ, एक और मैं रीज़न बताता हूँ आपको एचडीएफसी लाइफ भी क्यों भाग रहा है वीरू। अब क्योंकि ये वाला मामला हो गया है क्लियर। अब एचडीएफसी लाइफ में स्टेक बढ़ाना है एचडीएफसी बैंक को, ठीक है ना, वो सारे अप्रूवल आ चुके हैं। और ये जो रैली आई थी ये इसीलिए आई थी, इसमें जो पिछली बार वाली रैली आई थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को इसमें स्टेक बढ़ाना है। मुझे हैरानी नहीं होगी अब बस ये अगले 3-4 दिन में इस पर भी कोई ऑफिशियल डेवलपमेंट आ जाए, एचडीएफसी लाइफ में जो स्टेक उनको बढ़ाना है उसको लेकर अगर कुछ आ जाए तो स्टॉक तो बता रहा ही है, मतलब कुछ जो 5-6 दिन का पैटर्न रहा है ना, वो ये बता रहा है कि ये आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। वेदर रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू आए या कैसे भी आए, ये आने वाला है मामला, ये क्लियरली मार्केट आपको बता रहा है चीख के यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ में। मयूरेश अगर हैं हमारे साथ अभी भी, मयूरेश, एचडीएफसी लाइफ पर इस समय फंडामेंटली क्या व्यू होगा आपका? एक अंडर परफॉर्मर रहा है ना, एब्सोल्युटली एग्री विद यू अनुज। आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। अभी क्या होगा ये देखना बहुत लाजमी है, बट क्लियरली आई थिंक जो मैनेजमेंट एक ट्वीक कर रहा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, क्योंकि विद द टैक्स चेंजेस जो एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15% की एक शायद हिट आ सकती है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंजेस कैन बी अ गुड कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, जिसे हम न्यू बिजनेस मार्जिन्स कहते हैं, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स तो अच्छी रही है। वैल्यूएशंस हमेशा से महंगे रहे एचडीएफसी लाइफ के लिए, तो मुझे लगता है आई थिंक विद द ट्वीक्स जो मैनेजमेंट कह रहा है, एक्सपेक्टेशन विद दिस मर्जर गोइंग थ्रू, आई थिंक जो आउटलेट्स मिलते हैं एचडीएफसी लाइफ को इन टर्म्स ऑफ देयर पेरेंटेज एंड टाई-अप्स एज वेल, उससे एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। एंड एज अ स्पेस मुझे लगता है आई थिंक अच्छा करना चाहिए, बट टॉप ऑफ द रैंक विद इन द स्पेसेस मुझे लगता है एसबीआई लाइफ ही रहेगा होना। बाकी एचडीएफसी लाइफ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, शानदार मूव यहाँ पे, और एसबीआई लाइफ आपकी स्क्रीन पे 1273 पे ट्वीट करता हुआ। अच्छा, जरा अब एक काम करते हैं, एक और प्रोस्पेक्ट लेते हैं। आवाज़ के पैनल में अब सुदीप शाह जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आपका कन्विक्शन कॉल बताइए, क्या चेज कर रहे हैं आप? वीरू जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। जो आईसीआई, एक हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्पेस पे एक अच्छा मूव आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, इन सब पे हम जनरली डिस्कस करते हैं, बट एक स्टॉक जहां पे एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है और बहुत टाइम के बाद हम देख रहे हैं वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो स्टॉक ने जो हिसाब से पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं 1150 1180 के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करके अब स्टॉक 1300 1320 तक आया है। इसी के चलते स्टॉक ने जो जनवरी 2023 का जो इसका एक स्विंग रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है वॉल्यूम के साथ। डेली वीकली चार्ट्स दोनों पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं ये स्पेस में बहुत ज्यादा मोमेंटम इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मौजूदा भाव से भी खरीदारी करी जा सकती है। 1290 का स्टॉप लॉस एंड 1380 का टारगेट, ये एक पोजिशनल कॉल होगा 2-3 सत्रों के लिए। टेकिंग शुरू हुई है मार्केट में, खास तौर से फिन निफ्टी में। एक बार जरा इंट्राडे देखिए, इवन एचडीएफसी ट्विंस का भी अगर आप अब इंट्राडे देखेंगे तो हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इस समय विजिबल है। टिक बाय टिक चार्ट अगर आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा। और फिन निफ्टी, मेरे ख्याल से फिन निफ्टी ने हाई लगाया था 19,764 का,
जब वो खबर आई थी HDFC ट्विंस वाली, और उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हुई है। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपसे लेंगे आज, बताइए क्या ट्रेड होगी? सस्ता ऑप्शन के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। तो जुलाई मंथ के 1580 के कॉल ऑप्शन में गोदरेज प्रॉपर्टीज के आपको खरीदारी करनी है। 55 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 75 रुपीज के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज के 1580 के कॉल ऑप्शन जुलाई वाले में देखने को मिल सकते हैं। और रैशनल ये है, देखिए यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1550 के ऊपर, और मेरा समझना ये है कि जो पिछला हाई 1589 का है उसको क्रॉस करके 1620 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो 1580 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। चलिए समझ आई बात। इस समय ये होगी मानस की कॉल, गोदरेज प्रॉपर्टीज अगले महीने की कॉल। ऑब्वियसली अब सारी कॉल्स आप अगले महीने की ही लेंगे, इस महीने के तो अब आप ले भी नहीं पाएंगे फिजिकल डिलीवरी के लिए। अमित सेठ के पास चलते हैं, FNO सुपरस्टार के लिए। अमित जी बताइए क्या चूज कर रहे हैं? अमित जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट ही है सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। म्यूट नहीं है? चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल तकलीफ रही होगी, बताइए इस समय की जी अनुज जी, मुझे एक्सिस बैंक इस समय पसंद आ रहा है। एक्सिस बैंक अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के यहाँ कॉन्फ्लुएंस है, एक स्विंग सपोर्ट जोन है। कल के सत्र में भी हमने इसके बारे में वीरेंद्र जी से भी बात की थी और कहा था कि 10 डे क्रॉस करेगा तो काफी बुलिश इंप्लीकेशन रहेंगी इसकी। कैश में इसका प्राइस 972 का है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 990, 995 और स्टॉप लॉस रखेंगे 960 रुपीज का। जी हाँ, अरे अमित जी घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है जब थोड़ी देर तक आवाज नहीं आती ना तो हमें पीछे से बोला जाता है कि आवाज नहीं आ रही है, तो इसीलिए बोला गया था आपको। घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी है। अगला ट्रेड पकड़ते हैं। यहाँ पर आपका ट्रेड हो गया एक्सिस बैंक, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अब स्वाति जी के पास चलते हैं 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। स्वाति जी क्या पिक कर रही हैं आप? इस अभी के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है दीवी स्लैब पे। दीवी स्लैब अगर आप देखोगे लास्ट 2 दिन का डेटा तो काफी एक अच्छी पुल बैक रैली हम लोग ने 3450 से देखी है टुवर्ड्स 3580 एंड उसकी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है 3560 लेवल्स का, एंड उसके ऊपर आज काफी लेवल इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है ये इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रैली हमें देखने मिल सकती है 3650 लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 3550 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3650। जी हाँ, दिवीज लैब, ये स्वाति जी की कॉल है। एक बार दिवीज लैब का चार्ट भी लिखे आइएगा, और करीब 3583 पे ये भी एक एज पे बैठा है, बहुत खूबसूरत एज पे, और एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इस चार्ट की कि इसमें लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक ज़माने बाद एक गोल्डन क्रॉसओवर 200 को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने आज बाइसेक्ट किया है। दैट्स गुड। अच्छा, टेक्निकल प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है इस स्ट्रक्चर का। अब आखिरी ट्रेड पिक करेंगे आज का मिड कैप फंड, मयूरेश जोशी जी बताएंगे। मयूरेश जी बताइए, बर्थडे बॉय, क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप फंड में? तो दिग्विजय, आई थिंक एग्रोकेमिकल जैसे स्पेस जैसे मैं बात कर रहा था वो अच्छा खासा पसंद आ रहा है हमें। शारदा क्रॉपकेम ये हमारे रडार पे आ रहा है। 2-3 चीजें हो रही है। एक, अगर टॉप लाइन ग्रोथ देखें, एग्रोकेमिकल्स इज ऑलमोस्ट 83% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन, और वहां से एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है पिछले वर्ष के लिए। 53% यूरोप से आता है, अराउंड 30% नाफ्टा रीजन से आता है, और यूरोप में टॉप लाइन ग्रोथ बहुत शानदार रही है बिकॉज ऑफ द बैन दैट हैज बीन लेड ऑन रशियन इंपोर्ट्स, और ये कंटिन्यू होगा अगले वित्त वर्ष के लिए भी। जहां तक ग्रॉस मार्जिन और इबिटा मार्जिन का सवाल रहा था, पूरे वर्ष के लिए थोड़ी डिटोरिएशन जरूर देखने मिली थी। इबिटा मार्जिन FY22 में तो 20% के आसपास थी, वो लगभग 17.5 के आसपास आई थी। बट इसके 2 कारण थे। एक, आई थिंक जो यूरो का डिप्रिसिएशन हुआ था अगेंस्ट द डॉलर काफी सब्सटेंशियल हुआ था, जिसने इम्पैक्ट किया था नंबर्स को, और इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे बढ़े थे अलॉन्ग विद फ्रेट कॉस्ट, बिकॉज क्रूड की कीमतें अच्छी खासी बढ़ी थी। अब ये दोनों चीजें रिवर्स हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है यूरो में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है, क्रूड प्राइसेस अच्छी खासी नीचे आ चुकी है, और जो इनपुट प्राइसेस एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए वो अच्छी खासी गिर चुकी है, विच मीन्स इबिटा मार्जिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देना चाहिए ये वित्त वर्ष के लिए। 350 करोड़ की कैश है बुक्स के ऊपर। एक्सपेक्टेशन यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ तीनों रीजन्स में, यूरोप, नाफ्टा और लैटम में ठीक ठाक रहेगी, जो रिटर्न रेशियोज को बहुत अच्छी तरह से सहारा देगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो 100 दिन के ऊपर गए थे वो भी नीचे आएंगे, विच विल बूस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शारदा क्रॉपकेम ये हमारी पिक रहेगी। 620 का लक्ष्य, 530 का स्टॉप लॉस, क्लियर डिस्क्लेमर, रिसर्च नोट क्लाइंट्स के पास गई है। ये पोजीशन मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल।
जो हल्के से डिक्लाइन आई थी मार्केट में, अब वो थोड़ी सी वापस वहाँ पर बाइंग शुरू हुई है, खासतौर से निफ्टी में। चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले मानस ने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की 1580 की अगले महीने की कॉल ये सजेस्ट किए, और ये स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर 75 के टारगेट 44 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। उसके बाद अमित सेठ ने एक्सिस बैंक पर दांव लगाया, यहाँ पर फ्यूचर्स लेना है आपको, 990 और 995 के टारगेट, 960 का स्टॉप लॉस। स्वाति ने पिक किया डिवीज लैब्स चार्ट का चमत्कार में 3650 के टारगेट, 3550 के स्टॉप लॉस के साथ। और अभी अभी मयूरेश ने पिक किया शारदा क्रॉपकेम, यहाँ पर आपको करनी है बाइंग। एक बार जरा LTI माइंट्री वापस लेकर आइए। जैसा कि यतन बता रहे थे, नुवामा के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन जो रिप्लेसमेंट HDFC की होगी वो LTI माइंट्री होगी, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 48,000 करोड़ है, पिडिलाइट का करीब 42,000 करोड़ है, और टाटा पावर का 39,000 करोड़ है। तो अभी तक रेस में LTI माइंट्री आ गया वीरू, इसके लिए इसका इंक्लूजन सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। बैंक निफ्टी अब स्ट्राइक करने जा रहा है 44,000 को किसी भी टाइम, और निफ्टी 18,800 को। और अगर ये 18,800 क्रॉस किया आपने और 44,000 क्रॉस किया तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 44,050 से 44,100 एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्रॉफिट टेकिंग जोन रहा है, लेकिन जिस तरीके से मूव्स बन रहे हैं मार्केट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये इस समय 44,000 के बहुत करीब। वीरू अनुज, एग्जैक्टली अभी जो आपने बात की ना, SBI अपनी 3 दिन की ट्रेड रेंज को हायर लेवल से बाइसेक्ट कर रहा है। ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखेंगे आप जरा मानस इसको, SBI को फाइनली जिस दिन सिंक हुआ था इस रेंज में 560 के नीचे, इसको रीगेन करता हुआ, कोई टेक आपका? बिल्कुल, देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। कल कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में शायद 575 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप जुलाई मंथ का ऑप्शन ले लें, 570 का कॉल ऑप्शन। SBI का 570 का जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए आपको अब SBI पे एक फटाफट रिव्यू मिल गया। बहरहाल अब कुछ बिग मार्केट वॉइसेस की बात करते हैं। दरअसल भारतीय इकोनॉमी इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें बेस पे खड़ी हुई है। और CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत की इनाम होल्डिंग्स के श्री मनीष चुखानी ने। और अगले एक दशक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पूरे ग्लोबल ग्रोथ को लीड कर सकते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू में, शानदार इंटरव्यू में उन्होंने हमारे साथ क्या क्या कहा, जरा सुनते हैं। आपके हिसाब से अब डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और इमर्जिंग मार्केट खासतौर से इंडिया को उसका बेनिफिट मिलेगा आपके हिसाब से? स्पेशली इंडिया को, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में भी जैसे रशिया है वो एक्सक्लूड हो गया है ब्रिक्स में से। चाइना के प्रति तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वो सबको पता ही है। ब्राजील में भी काफी सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, तो इंडिया इज स्टैंडिंग आउट एज अ बिग होप। और जैसे सबका ये मानना है कि आज हम 5th रैंक पे पहुंच गए हैं और तीसरे पे अगले 3-4 साल में पहुंचेंगे, वी बिकम द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। आज अगर आप दुनिया के 5वें नंबर के देश हो गए हो और 5 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, और इसी सेंचुरी में हम फर्स्ट भी होने वाले हैं। India will be the largest economy in the world in this century. It will happen. It will overtake China as well. Wow. Because of demographics. See, volume बढ़ता है और productivity बढ़ता है, तो वहाँ volume growth है population में, and productivity will enhance with all the new technologies that are coming. अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम भी सोचने लगे कि as a leader and not as a follower, and setting the standard, then there is a chance for interest rate also to fall in India to global level, make the industry more competitive and allow you to start exporting more also. आप कह रहे हैं सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। हाँ जी। तो और वो डेमोग्राफी का उसको एक फायदा मिलेगा, तो उसको लीड क्या करेगा? क्या सेक्टर्स होंगे, क्या नए सनराइज सेक्टर्स आएंगे जो लीड करेंगे? क्या बहुत आएंगे अनुज जी। अगर आप 30 साल पहले ही देखते कि हम कहते थे कि इंडिया में टेलीफोन नहीं मिल सकता है, 40 मिलियन तो फोन होते थे इंडिया में, कि पैसा ही नहीं है, इंडिया कैसे करेगा ये। आज इतने सरप्लस फोन है कि आप हर 3 साल में अपना फोन बदलते हैं, और लाइन की तो खैर कमी नहीं है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है।
एक दूरदर्शन का चैनल होता था, एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी। तो ये जो प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट आएंगे एंड प्लेथोरा ऑफ न्यू डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, जो हमें आगे एकदम प्रोपेल कर रहे हैं कि जिस देश में फ़ोन नहीं था आज वहाँ वायरलेस हो गया, 4G हो गया। सेम वे जिस देश में गाड़ी की कमी थी, यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, लिथियम डिस्कवरी हो गई है जम्मू में, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन के तरफ काम कर रहे हैं हमारे जो बड़ी कंपनी है, एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी। फिर जो AI से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपके सॉफ्टवेयर कंपनी ये नहीं कि नीचे के लोग खाली कोडिंग ही करते रह जाएंगे, वो और काम कर पाएंगे। सो काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए रकम के कंजम्पशन पैटर्न होंगे, क्योंकि हर माने फैमिली की यही चाह है, बच्चे अच्छी जगह में पढ़ें, पेरेंट्स को अच्छा हेल्थ केयर मिले, वी लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। और 1 बिलियन लोग जो आज कंजम्पशन ब्रैकेट में है ही नहीं, वो जब उठेंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सोच सकते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई मनीष चौखानी के बारे में। मार्केट एक बार जरा देखिए, वो जो SBI ने मूव स्टार्ट किया था उसका फायदा बैंक निफ्टी को अब 44,023 बैंक निफ्टी, और निफ्टी अब 18,800 को टच करने की तैयारी कर रहा है। 18,800 होने वाला, 18,795 हाई 18,801 का था, तो उसको क्रॉस किया था हमने, लेकिन अब वापस उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर एक 3 PM का फ़ायदा मिल जाए फिर निफ्टी को थोड़ा सा, और एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आई और उसकी वजह से अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी को और सहारा मिल जाए और एक बार हम 44,100 क्रॉस कर लें अगर, तो वो जो एल्गो ट्रेडर्स अपने जो स्टॉप लॉसेस लेकर बैठे हैं, 44,100 पर बहुत स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे बैंक निफ्टी के। क्यों वीरो? क्योंकि 44,050 से 44,100 के बीच में 3-4 बार हम रुके हैं जून सीरीज में ही। तो इसके लिए 44,100 अगर क्रॉस हुआ आप यहाँ पर, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की तैयारी होगी। और निफ्टी में अब 18,800 के ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा और यहाँ पर मोमेंटम मिल जाए 18,825-30 तक, तो फिर वो ऑल टाइम हाई वाला काम भी शायद हो जाए। HDFC लाइव देखिए एक बज रहा, अब वापस डे हाई पर ये स्टॉक। जुबिलेंट फूडवर्क भी डे हाई पर। काफ़ी स्टॉक्स में मोमेंटम इस समय। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आनंद टंडन हमारे साथ होंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन, और आनंद हमें ज्वाइन कर रहे हैं जब हम निफ्टी पर 18,800 को हिट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में 44,000 क्रॉस कर रहे हैं। आनंद, गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके यहाँ CNBC आवाज़ पर। पहले मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, जिस पॉकेट ने मार्केट को ऑफ लेट लीड किया है, HDFC ट्विंस ने, क्या ये जो पोस्ट मर्जर मार्केट मान के चल रहा है कि शायद एक बड़ी तेज़ी हो सकती है? एक एटलीस्ट जो रीसेंट बिहेवियर उसको देखकर लग रहा है, आप उस कैंप में होंगे या फिर ये लेवल्स ठीक होंगे यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के लिए? तो यहाँ आपको इस चैनल पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। काफी दिन बाद मैं आवाज पे आ रहा हूँ और आपके साथ तो पहली बार बात हो रही है इस चैनल पे। जहां तक HDFC का सवाल है, मेरे हिसाब से मर्जर के कारण, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण ये थोड़ा सा सबड्यूड था ये शेयर, और इसमें उतनी बढ़त नहीं आई जितनी बाकी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि महंगा है। बल्कि अगर आप HDFC बैंक का वैल्यूएशन आप देखेंगे तो शायद इस वक्त उसके अपनी हिस्टोरिक वैल्यूएशन से कमी है, और वो भी ऐसे माहौल में जहां पर बैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो बन रहा है इस वक्त, जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो चुके हैं एटलीस्ट फिलहाल, और क्रेडिट ग्रोथ काफी तगड़ी हो रही है, डिपॉजिट ग्रोथ शायद थोड़ी सी स्लगिश है, उसके कारण मार्जिन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर नहीं है, और सब हर बैंक का इंक्लूडिंग HDFC बैंक का बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया है। तो इस समय अगर मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन के तौर से देखें तो HDFC मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, और बैंक निफ्टी को नए स्तर पर ले जाने का काम HDFC और SBI ही करेंगे मेरे हिसाब से। HDFC बैंक और SBI करेंगे बैंक निफ्टी को नए हाई पर लेके जाने का काम। आनंद, क्योंकि आपने SBI की बात छेड़ दी है, एक बार SBI का भी चार्ट लेकर आते हैं। ये SBI पिछले इतने शानदार नंबर्स के बाद भी एक्चुअली चला नहीं, और अभी भी अगर आप देखें तो अपने 52 वीक हाई से खासा दूर है। कुछ कंसर्न्स हैं, क्या एक पीक अर्निंग्स को लेकर एक शायद कंसर्न्स बन रहे थे कि कहीं पीक अर्निंग्स तो नहीं हो गई यहाँ पर, आपका मानना नहीं है ऐसा?
नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि काफी चल चुका था उससे पहले, और जैसे आपने कहा अभी करीब करीब 10% कम है प्रीवियस हाई से, तो दैट इटसेल्फ जो है उसमें आपको काफी अपसाइड के लिए जगह बनी रही है, क्योंकि बाकी बैंक जो है कुछ अपने नए हाई पे हैं, कुछ करीब करीब उसी लेवल पे हैं, जबकि एसबीआई नहीं है। और जैसे मैंने कहा, इस वक्त बैंक की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली एक ही चीज जो पूरे बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है इस वक्त, ये है कि मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ से होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक हद तक प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोगों के लिए मुनासिब थी, स्पेशली अगर आप हेज फंड की तरह चलाते हैं, कि अगर आपने पीक मार्जिन देख लिया है। पीक प्रॉफिटेबिलिटी मुझे नहीं लगता इस लेवल पे है, क्योंकि अभी जैसे आपको इस साल जो आपका नंबर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल से बेहतर ही। Okay. Markets at day high. Nifty Bank 44,047. Nifty now it's 18,806 है। आनंद सर, मतलब आपने बैंक्स पे भी टिप्पणी करी, और इस पूरे अवधि में अप्रैल मई जून में जब हमें ग्लोबली फर्स्ट मार्केट जिनको एक रेट पॉज मिला, सारे रेट सेंसिटिव्स भागे सर। एनबीएफसीज ने काफी स्ट्रांग मूव दिया, सिर्फ कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को छोड़ के। एनबीएफसीज पे सर आपका टेक क्या है इस वक्त, और आपकी 2-3 कन्विक्शन अगर एनबीएफसीज में अगर आप हमसे शेयर कर पाएं तो प्लीज। देखिए, एनबीएफसीज में जैसे ही मार्केट को ये लगा कि अब यहाँ से ब्याज की दरें नहीं बढ़ेंगी, तो एनबीएफसी में तेजी आ गई, क्योंकि एनबीएफसी वो बोरो करते हैं बैंक से, इसलिए उनको जो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा मार्जिन स्क्वीज बना रहने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो ऐसा कोई फायदा नहीं है एनबीएफसी में जो कि बैंक के पास नहीं है। बैंक भी उसी लेवल पे रेंट कर सकता है, थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं बैंक। एनबीएफसी शायद थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, लेकिन ज्यादातर बैंक आज के दिन अपना कंज्यूमर पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। वो आप बड़े बैंक लें या छोटे, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, सब में वही बढ़त हो रही है। तो ऐसा कोई एज नहीं है एनबीएफसी में जो बैंक के पास नहीं है। वो अलग बात है कि एनबीएफसी थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा डर भी लग जाता है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा एसेट ग्रोथ करना, उसमें आप ऑटोमेटिकली कम्पीट करने के लिए आप थोड़ा सा क्रेडिट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे। एक और चीज जो भी इस वक्त एनबीएफसी में ये है कि क्योंकि जियो की एंट्री की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है, और उन्हें ऑलरेडी ट्रायल्स रन शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में शायद फिर से जनरली कंज्यूमर फाइनेंस एरिया में काफी कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो इसके कारण भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है एनबीएफसी पे। उसके बावजूद अगर आप किसी को लेना है तो जो कंपनियां नहीं चल पाई हैं इस वक्त इतनी ज्यादा, उसमें शायद थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। जैसे एबी कैपिटल है, वो काफी हद तक तो ऑलरेडी मूव कर चुकी है, बट उतनी शायद वैल्यूएशन उतना नहीं है जितना बाकी एनबीएफसी में। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा बैंक्स बेटर है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए हर रोज चेज करें। जब तक ट्रेंड ऊपर है तब तक बैंकिंग में ही रहना बेहतर है। ओके योर पॉइंट टेकन सर। बैंक्स की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है और बैंक्स को चीज़ करना ज़्यादा फायदेमंद है मार्केट से डे हाई। अच्छा सर, आपसे बातचीत किए भी एक ज़माना गुजर गया सर। आज मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था कि आपसे लास्ट बातचीत कब हुई, अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस बीच में 2 स्पेस और ऐसे थे जिनमें सरकारी कंपनियों की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस भी थी। एक रेलवे, एक डिफेंस। हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी अब हमारा है सर। ये रेलवे और डिफेंस में अभी और पैसा बनेगा क्या? और अगर इन दोनों ही स्पेस में आपका एक कोई पसंदीदा स्टॉक हो जिसको आपने चेज किया हो या फिर आपकी कन्विक्शन लिस्ट में है, वो कोई हो तो बताइएगा सर। देखिए, जहां तक रेलवे का सवाल है वो पूरा तरह से सेंट्रल बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है इस साल बजट काफी तगड़ा है, 2.5 लाख करोड़ का कैपेक्स की उम्मीद है। इसके कारण सारे कंपनीज की बैलेंस शीट काफी अच्छी लग रही है। लेकिन इसको लेके एक्स्ट्रापोलेट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा डेंजरस होगा, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो ऑब्वियसली ऐसा भी समय आता है, जो कि हमने देखा है कई सालों तक, जहाँ पे पैसा नहीं भी खर्च करना, और उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त जरूरी ये है कि आपको अगले 2-3 साल तक कम से कम विजिबिलिटी दिख रही है कि कैपेक्स जो है वो काफी सस्टेन रहेगा। और स्पेशली क्योंकि गवर्नमेंट का ये रवैया दिख रहा है जहाँ पे वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ पैसेंजर ट्रेन में भी वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सेट्रा के ऊपर काफी तवज्जो दे रहे हैं। तो फिलहाल जो है रोलिंग स्टॉक में कोई भी कंपनी है वो अच्छी ही करेगी।
बाकी एरियाज जहाँ पे निवेश किया जा सकता है वो सिक्योरिटी इक्विपमेंट जैसे सीमेंस, एबीबी एक्सेट्रा जो है, लेकिन वहाँ पे जो है कैपिटल गुड्स के ऊपर ज्यादा आपको देखना पड़ेगा बनस्बत सिर्फ रेलवे। और उस मामले से कैपिटल गुड्स की सारी कंपनियों के ऑर्डर बुक्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वैल्यूएशन भी काफी तगड़े हो गए हैं और इसके कारण मैं इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा फ्रेश एंट्री के लिए। अगर किसी ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो अलग बात है, आप उसको लेके रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री जो करना है तो आपको बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर एंट्री कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स में शायद थर्माक जैसी कंपनी का ऑर्डर बुक और परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से भी आगे जाती है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, ये मेरे हिसाब से मल्टी डिकेड अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे भी अगर हो सके तो ऐसी क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जहां पर या तो एक्सपोर्ट की संभावना हो, नहीं तो कंज्यूमेबल। मेरा मानना यह है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां जो हैं जैसे जो कि सबमरीन या शिप्स बनाते हैं, उनके ऑर्डर बुक को प्रिडिक्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है। उसके उपरांत अगर आप जैसे एक्सप्लोजिव्स या स्मॉल आर्म्स या स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग, इस तरह की कंपनियां जो है उसमें ज्यादा विजिबिलिटी रहती है रेगुलर डिमांड की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपको इस वक्त डिफेंस में। तो आपको ले दे के ऐसी कंपनियों में निवेश करना पड़ेगा जहां पर मिसाइल्स जहां जैसी कंपनियों में बेटर है, क्योंकि वो भी कुछ हद तक कंज्यूमेबल ही मानूंगा। तो मिसाइल्स बेस्ड कंपनियां जो है और या एक्सप्लोजिव बेस्ड कंपनियां जो है, वहां पर आपको मोर रेगुलर बिजनेस आने की संभावना है। ओके, मार्केट एडीएस है 44,050, बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है। निफ्टी आईटी, आनंद, आईटी स्टॉक्स में क्या अब लेने का समय आ गया है या फिर अभी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर की पेन बाकी है, उसको देख कर ही लिया जाए? क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो कोई पिक कर नहीं कर पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ से भी ये स्टॉक्स मार्केट आउट परफॉर्मिंग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, कंसिडरिंग अब ये हायर लेवल से थोड़े करेक्ट हो चुके हैं? ये करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो आउटलुक है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। और इसके एक तो बिजनेस आउटलुक थोड़ा सा वीक हो गया है, और इसके साथ साथ ये जो एआई का जो माहौल बना है, जो जनरेटिव एआई का यूज है, उसमें अभी कहना मुश्किल है कि उसके ऊपर कितने डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे आप रोज देख रहे हैं नए मॉडल्स रिलीज हो रहे हैं और हर मॉडल में कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो स्पेशलाइज जिसपे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो हमारा बिजनेस इंडिया में आईटी सर्विसेज का जो है वो काफी हद तक मैन पावर डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से स्लो डाउन इन मैन पावर ग्रोथ डेफिनेटली रहेगी और इसका प्रभाव जो है आईटी कंपनीज के टॉप लाइन पर पड़ेगा। आपने जैसे कहा वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, इस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है निवेश करने के लिए, लेकिन आपको बढ़त देखने के लिए और स्पेशली आउट परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा समय और लगेगा। ओके। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स में एक बड़ा मूव आया और कुछ स्टॉक जैसे टीवीएस में तो एक वन वे रैली आई, अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी एक वन वे रैली। यहाँ पर क्या कुछ साइंस ऑफ बबल हैं या फिर ये रैली जस्टिफाइड है आपके हिसाब से? देखिए, इस साल टू व्हीलर्स में डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी कि वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहेंगे और लोअर लेवल्स पे मैंने कई चैनल्स में कहा भी कि पहले बजाज और उसके बाद हीरो दोनों अच्छे लग रहे थे। जैसे आपने कहा टीवीएस ऑलरेडी काफी हद तक दौड़ रहा था, लेकिन अभी दोनों काफी ऊपर जा चुके हैं और हीरो में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दूसरी बात यह है कि टू व्हीलर्स में क्योंकि ईवी का शिफ्ट काफी ज्यादा है, तो कौन इसमें जीतेगा ये भी कहना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। तो हायर लेवल पे रिस्क बढ़ जाते हैं। इस वक्त मैं नहीं कहता हूं कि नया निवेश आपको करना चाहिए, हालांकि अगर आपको अगर इस टू व्हीलर स्पेस में करना ही है तो आई वुड इमेजिन दैट फिर से बजाज जैसी कंपनी के ऊपर निवेश करके आप थोड़ा सा अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स इंप्रूव होंगे, स्पेशली उनके जो अफ्रीकन मार्केट्स हैं एक्सेट्रा, तो वहां पर उनको थोड़ी सी बढ़त हो सकती है। इंडिया में हाईली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो गई इस वक्त और जैसे ऑलरेडी वैल्यूएशन भी है काफी हद तक कैचअप कर चुकी है, लेकिन एटलीस्ट बजाज में जैसे डिविडेंड डील एक्सेट्रा आपको ठीक ठाक मिलती है अभी। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और आगे बात करेंगे आपसे होपफुली जल्दी। शुक्रिया। चलिए, बैंक निफ्टी ने 44,100 क्रॉस किया और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत समय के बाद, इनफैक्ट पूरे जून में बहुत कम मौके थे जहां पर बैंक निफ्टी उस लेवल को क्रॉस कर पाया और निफ्टी भी 18,820 के पार। और आज एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं
और पावर ऑफ HDFC बैंक, देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर HDFC बैंक की वजह से आया और ये 442 पॉइंट ऊपर इंडेक्स, और उसमें से करीब 180 पॉइंट आए सिर्फ HDFC बैंक की वजह से, और बाकी आज ICICI बैंक भी चला। और वीरू ये क्लोज बहुत अच्छी है। कल इंडिकेशन मिल गए थे आप मार्केट ने कल जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में स्टेबिलिटी आई थी, एक आज मुझे सुबह सुबह लग रहा था कि आज वो जो हम सुबह यूज़ कर रहे थे ना टर्मिनोलॉजी की, आज मार्केट में शायद मंगल होगा। हालांकि वो उस समय ये नहीं पता था कि ये HDFC बैंक इस तरह से आके एक न्यूज़ का तड़का दे देगा, लेकिन ट्रिगर मिल ही जाते हैं मार्केट को। आप अगर एक मतलब थोड़ा सा मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करें, ये नहीं आता तो कुछ और न्यूज़ आती, लेकिन ट्रिगर मिल जाता मार्केट को। और अब 44,100 के पार और 18,823 के पार निफ्टी बंद हो रहा है, और अच्छे चांसेस हैं कि कल आप वो जो इल्यूसिव निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई रह गया उसको कल निकाल देंगे आप। अनुज, जानते हैं आज ओपनिंग अच्छे क्लस्टर में हुई थी 10 डेमा के ऊपर, और जो फर्स्ट डिप आया भी वो बहुत कंट्रोल्ड रहा। कितने का? 10 डेमा के ऊपर ही रहा। और एक और चीज़ जो भी मैं अनुज से डिस्कस भी कर रहा था, अनुज जानते हैं एक बजे से लेकर 2:45 के बीच में एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो दो चीज़ें हुई, HDFC ट्विंस, और सडनली अगर मैं किसी चीज़ पर शॉर्ट होता, किसी स्टॉक फ्यूचर पर शॉर्ट होता या इंडेक्स पर शॉर्ट होता, अब मेरे पास वो था ही नहीं टाइम पीरियड, मतलब अब क्योंकि बता एक्सपायरी कल हो रही है, तो आपको वो शायद आखिरी 1-1.5 घंटे में वो शॉर्ट कवरिंग का एक थ्रस्ट भी मिला आपकी स्क्रीन पे। डे हाई पर बाजार, एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। एक बार अनुज कोफोर्ज देखते हैं, आज सुबह स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख किया गया था, और डे हाई पर एक चेक लेते हैं अनुज इस पे। मानस नहीं, श्रीकांत आप व्यू दीजिएगा, इसको कैरी करें कोफोर्ज को, स्ट्रॉन्ग क्लोज एट 4702। बिल्कुल, तो अगर इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि कोफोर्ज में एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना था और उस रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। और इनफैक्ट अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेजुअली ये अपने प्रीवियस हाई को कैप्चर करेगा। इट विल टेक टाइम बट ये आएगा। सो करंट लेवल्स अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद का ब्रेकआउट है 4,700 में। मुझे लगता है बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 4,600 रुपए का, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 4,900 4,950 के, तो 5,000 के करीब भी ये जा सकता है। करंट लेवल से कोफोर्ज को बिल्कुल लॉन्ग करके चले। करंट लेवल से कोफोर्ज को लॉन्ग करके चलिए। HDFC लाइफ में एक ब्लॉक हुआ है 92 लाख शेयर्स का, एक्सपेक्टेशन था वैसे, लेकिन क्या ये वही ब्लॉक है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं, वो जानेंगे। लेकिन पहले डीलिंग रूम का चेक कर लेते हैं यतिन के साथ। यतिन, डीलिंग रूम की बात करें इससे पहले, ये वही वाला ब्लॉक था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ और अभी तो ब्लॉक आना? देखिए, ऑब्वियसली जो सोर्सेज बता रहे हो तो यही बता रहे हैं कि HDFC बैंक ने ये शेयर्स खरीदे हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए। काफ़ी सारे फंड्स के साथ वो बात कर रहे थे। बड़े बड़े फंड्स हैं इसके अंदर, फ्रॉम कैपिटल इंटरनेशनल, एक्साइड के पास भी 7-8 करोड़ शेयर हैं, और टोटल 92 लाख शेयर्स की डील हुई है, और डे हाई पे लगभग ये डील होती हुई नजर पड़ी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किसने शेयर्स बेचे, और खरीदने में तो यही समझ रहा है कि HDFC ग्रुप शायद यहाँ खरीदारी कर सकता है। उनके पास ऑलरेडी रिक्विजिट परमिशंस थी खरीदारी करने के लिए, तो जिस हिसाब से ब्लॉक हुआ है उस हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन पुष्टि इसकी ऑब्वियसली बल्क डील डेटा के अंदर होती रहेगी। बहरहाल दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है JSPL। ऑब्वियसली निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप देखेंगे कि एक जगह खाली रहेगी। बात ये चल रही है कि शायद JSPL निफ्टी 100 का एक हिस्सा हो जाए और वहाँ थोड़े बहुत बाय फ्लोज आए HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद। तो यहाँ भी डीलर्स जो है BTHT की ट्रेड सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। स्टॉक 2.5-3% ऑलरेडी ऊपर है, और सिमिलर गेन्स डीलर्स को लगते हैं 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ भी आने चाहिए। HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली अनुज जी बता रहे थे निफ्टी बैंक का सेटअप, और डीलर्स काफ़ी एक्साइटेड है। आज जिस हिसाब से मूव हुई है निफ्टी बैंक और बैंक्स, खास करके SBI, यहाँ उनको ये स्टॉक पसंद आ रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि इस लेवल पे शॉर्ट कवरिंग भी आपको FIDES पे देखने को मिल सकती है, और इन जनरल पोजिशनली जुलाई सीरीज के लिए ये स्टॉक 590 से लेकर 600 तक के लेवल्स के लिए राइप है। तो बैंकिंग स्टॉक्स का जहां तक की सवाल है, SBI डीलर्स पसंद कर रहे हैं करंट लेवल्स पे। ओके, अच्छा, वो ब्लॉक डील जो है मेरे ख्याल से और भी ब्लॉक डील्स गिरी हैं यहाँ पर यतिन, और शायद 0.5 नहीं रह गया वो, और ज़्यादा ब्लॉक डील्स हुई हैं। और
जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपकी वो सही है मेरे ख्याल से। HDFC बैंक ने फंड से ही खरीदा है शायद, और HDFC बैंक को करीब करीब 3% खरीदना था मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल मर्जर से पहले। बिल्कुल 3%। अनुज जी लगभग मेरे हिसाब से 6 करोड़ शेयर होते हैं, तो आई थिंक ब्लॉक्स हो भी सकते हैं। अगला 15 मिनट में इंटरेस्टिंग होगा देखना किस हिसाब से मोमेंटम रहता है स्टॉक का। लेकिन 1 करोड़ शेयर लगभग 0.5% इक्विटी है, और अगर 3% आपको बढ़ाने हैं तो ऑब्वियसली आपको 6 करोड़ शेयर तक लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रोग्रेस होता है। बट हाँ, जैसे जैसे मिनट चेंज हो रही है वैसे वैसे यहाँ वॉल्यूम्स भी आपको पिकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी डील्स यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ओके, और शायद यही मार्केट भी पिछले कई दिनों से प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था। देखिए वो ब्लॉक डील्स होने के बाद थोड़ा स्टॉक हल्का हुआ, क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है यहाँ पर। अभी एक फ्रेश न्यूज़ नहीं रह गई है, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। बहरहाल बैंक निफ्टी ने ना सिर्फ 44,000 क्रॉस किया, 44,100 क्रॉस किया। हालांकि निफ्टी अभी भी 18,800 के ऊपर आकर थोड़ा सा अटक रहा है। एक बार जरा ICICI बैंक का चार्ट देखिए आप। इंटरडे स्क्रीन पर ICICI बैंक का चार्ट आएगा। जैसे वीरो ने SBI स्पॉट किया था, ऑलमोस्ट उसी टाइम पर ICICI बैंक ने भी मूव दिखाना शुरू किया। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, आज लग रहा है कि बैंक निफ्टी, वीरू जैसे कहते हैं ना, काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी का खून नहीं खोला था, आज लग रहा है बैंक निफ्टी का खून वाकई में खोला है। और आज बैंक निफ्टी जो है कुछ तूफानी करने के मूड में है। और ये प्रोविजनल क्लोज तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 44,200 के ऊपर भी आके चला जाए वीरू। प्रीवियस हाई था ऑब्वियसली 44,498.6। एक बार वीरू को भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। और 44,167 इस समय बैंक निफ्टी 525 पॉइंट ऊपर, और फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अब कोई बैंक निफ्टी का स्टॉक, मेरे ख्याल से एक भी स्टॉक नहीं है जो अब नेगेटिव में होगा बैंक निफ्टी का, सारे के सारे पॉजिटिव। 44,185, 44,200 क्रॉस होने वाला है। एक बार फिर निफ्टी लेकर आइए। अब हालांकि वो कॉल प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो एडजस्टमेंट से पूरा उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन 19,800 फाइनेंशियल निफ्टी में भी क्रॉस हुआ है। क्या शानदार मूव। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो हम 19,650 के करीब थे फिन निफ्टी में। 19,700 की कॉल उस समय कौड़ियों के भाव पे थी, अब 19,805 इस समय। शानदार मूव। मेरे ख्याल से ये 5वीं लगातार एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, जो मार्केट के लिए बहुत अच्छी रही है। 5 लगातार फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी। बिल्कुल अच्छी एक्सपायरी। और ये HDFC बैंक का कमाल था ही, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैं कहता था ना कि शॉर्ट कवरिंग इन 2 स्टॉक फ्यूचर्स अनुज, SBI का OI और ICICI बैंक का OI करंट कॉन्ट्रैक्ट में जून में सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ। अब इस पर एक टेक ले लेते हैं। SBI ने क्या डिफेंड किया, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ICICI बैंक सडनली विद दिस मूव अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। मानस अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्लोजिंग ये निफ्टी बैंक की बेहद शानदार है, और कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI इन तीनों में से एक ग्रिप करना हो फॉर फर्दर अपसाइड, आप क्या ग्रिप करेंगे? देखिए तीनों स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने पहले ही रिकमेंडेशन दिया, और अभी भी मेरा समझना है कि ICICI बैंक में अब खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि करेक्शन कंप्लीट हो गया है। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे तो BTST कॉल की तरह भी आप ICICI बैंक में एक पोजीशन बना सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए ICICI बैंक के फ्यूचर में, जो कि 941 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 934 का स्टॉप लॉस लगाइए, केवल 5-6 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ कल शायद आपको 955 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, और या तो 940 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए, जुलाई वाला 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 16 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी करिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो मानस यही थी आपकी BTST कॉल या कुछ आपने और शॉर्ट लिस्ट किया था? बिल्कुल यही BTST कॉल। यही तो चलिए, BTST कॉल, पहली BTST कॉल हो गई मानस की तरफ से ICICI बैंक। अमित आप क्या लेके जाएंगे? अमित आज लग रहा है कुछ है इशू आपके। नहीं, ऑनेस्टली इस बार म्यूट था, पिछली बार नहीं था। तो चलिए अनुज जी, मुझे बजाज फिनसर्व काफी पसंद आ रहा है। बजाज फिनसर्व का जो पुल बैक था वो 10 और 20 डेमा पे कंप्लीट हुआ। कल के सत्र में इसने एक हैमर कैंडल बनाया था, और आज काफी अच्छा फॉलोअप दिख रहा है और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है। दैट इज द मेन रैशनल। 1525 का इसका प्राइस है। टारगेट्स 1555 से 1560 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस 1% का 1510 का रहेगा। अभी एक किस्सा सुनाऊंगा इसी पर। अभी जो कुछ देर से दबाव बना है ना अमित जी के ऊपर, एक किस्सा सुनाऊंगा उस पर कुछ देर में। अच्छा सुदीप, आपका कॉल क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे आप?
वीरू जी, मैं कैरी करना चाहूंगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हमने देखा है कि आरईसी पीएफसी दोनों एक अच्छे मोमेंटम में, बट आज के दिन में अगर दोनों में से अगर डिस्टिंग्विश करते हैं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बेहतरीन मोमेंटम है। और पिछले 2-3 दिन से जो एक प्रॉफिट बुकिंग मोड था स्टॉक, अभी ये पूरे वो जोन को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है और ट्रेंड तो अच्छा ही है ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। तो मुझे लग रहा है बीटीएसटी में पीएफसी लेके जा सकते हैं 204 के स्टॉप लॉस से 213 के टारगेट के लिए। ओके, पीएफसी लेके जाइए, ये इस समय कॉल। चलिए, मेरे ख्याल से बीटीएसटी कॉल्स में सिर्फ श्रीकांत की कॉल बाकी है। श्रीकांत, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए अनुज, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में काफी सारे बैंक स्टॉक तो चल चुके हैं, मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में कुछ और तेजी बाकी है। जिंदल स्टील एंड पावर अगर आप देखें तो इसके मंथली चार्ट में अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखते हो तो उसमें एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है और काफी क्लासिक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है और एक बड़े एवरेजेस के काफी क्लोज बाय जाने के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 610-620 के लेवल्स वापस दोबारा रिपीट कर सकता है। तो करंट लेवल से जेएसपीएल को लॉन्ग करें 581, 582। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 570। तो 570 का स्टॉप लॉस रखना है, 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट्स 610, 620। ओके, चलिए, ये कॉल्स हो गई सारी की सारी बीटीएसटी कॉल्स। वहाँ के डे हाई के काफ़ी करीब और बंद जो क्लोज है बहुत बहुत शानदार क्लोज। पूरा का पूरा मार्केट ने आज सुबह देखिए सेटअप को अच्छे से रिस्पेक्ट किया। बाय एट ओपन, डिप पर ऐड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रैटेजी, एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखिए और फिन निफ्टी की एक्सपायरी पिछले 4 बार से फेवर में रही है। ये सब आपको सुबह सुबह आज सेटअप में बताया गया था और शानदार मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट किया। और अगर आपने सुबह की वो स्ट्रैटेजी फॉलो की होती तो अच्छा पैसा बनाया होता। खैर, बहरहाल वीरू, क्या किस्सा था वो, अब जरा सुना दीजिए। अनुज, हुआ मैं बता रहा हूँ, मुझे जब से ये अमित 2-3 बार से घबरा रहे हैं, मुझे एक किस्सा याद आ रहा था। 7th में हमारे टीचर हुआ करते थे, कश्यप सर, मैथ्स के टीचर। और मतलब चंबल में डाकुओं की इतनी दहशत नहीं होगी जितने मैथ के टीचर की दहशत हुआ करती थी। हमारे क्लास टीचर भी थे, गजब दहशत। और लड़कों को तो ऐसी दहशत थी कि पूछिए मत। अच्छा, वो आते थे अटेंडेंस लेने। अगर अपने रोल नंबर पर तुम चूक गए, कि जैसे बोला कि रोल नंबर 33 वीरेंद्र कुमार, अगर मैं चूक गया तो समझ लीजिए उस दिन मेरी झड़ी लग जाएगी। तो हर आदमी ना अपने रोल नंबर से पहले ऐसे हाथ खड़ा करके ना ये निकलता रहता था मुंह से। तो अभी भी इस वक्त ना अमित की हालत बिल्कुल वही है। सुबह से जैसे 3-4 बार हो गया मेरे ख्याल से। ये अमित जी, घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी वो मीट मटन जो है ना वो मेरे पास ही में, आपके कहीं पर की नहीं है? नहीं, सामने ही है लैपटॉप पे। तो मुझे एग्जैक्टली सुबह से ना, और अभी जो 2 बार इंसिडेंट हुआ वो कश्यप सर की याद आने लगी। मैथ्स के टीचर थे हमारे, दहशत हुआ करती थी अनुज, यकीन मानिए, मैथ्स की टीचर की। और 7वीं के वो मैथ्स की टीचर कश्यप सर, मुझे अभी भी याद है, बहुत बहुत पिटते थे मुझसे। कोई याद है अनुज आपको मैथ्स की टीचर का किस्सा, केवी के? मैं तो बहुत पिटाई हुई है वीरू, तो किस एक का नाम तो एक क्या याद दिलाऊं मैं हमारे ज़माने में तो एकदम वो टीचर्स मारते पहले थे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते थे। वो क्लास में घुसते ही सबसे पहले अच्छा चला आज देखते हैं 4 कौन से स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। तो वो होता था। खैर, लेकिन ये है कि वो अब तो खैर ऑब्वियसली सब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। उसमें भी अलग अलग डिबेट है। कई लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए था, कई लोग बोलते हैं उन्होंने इंसान बना दिया हमको। लेकिन जो भी है वो, लेकिन हाँ खैर, केवी की बात अलग होती थी। केवी में पढ़ के ना बहुत, और फीस होती थी मात्र 10 रुपये महीना। 10 का जब 15 हुई थी तो बहुत हाई तोबा मची थी वहाँ पर, मुझे याद अच्छे से। मैं नहीं, केवी के लड़के, अनुज जी बताऊँ, केवी के लड़के बदमाश बहुत हुआ करते थे। 5 रुपये की फीस होती थी, 15 रुपये 15 रुपये जाते थे 3 महीने पे। और जब वो फीस 5 से बढ़ के 10 हो गई, 15 हो गई, तो बहुत सारे लड़कों ने ना एप्लीकेशन डाल दी कि प्रिंसिपल को कि महोदय सविनय निवेदन ये है कि मेरे घर की हालात ठीक नहीं है, कृपया इस फीस को कम किया जाए। तो हम तो उस दौर के पड़े हुए हैं। 5 रुपये की फीस हुआ करती थी। और केवी के लड़के नंबर 1 अव्वल हुआ करते थे बदमाशी में। खैर, इस विषय को चेंज करते हैं। मार्केट से डे हाई इट्स 18,818। बीटीएससी रेट्स पूरे हो गए। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ रखना चाहूँगा, और ब्रेथ ये कह रही है कि एक सब्सटेंशियल डिजिट आपको स्क्रीन पे नजर आएगी शॉर्ट कवर की। लुक एट शॉर्ट कवर। मैं आपको क्या कह रहा था, 1 से लेके 2:45-3 के बीच में मार्केट में एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हुई। एचडीएफसी ट्विंस में तो खैर जो हुआ सो हुआ, बट 2 स्टॉक फ्यूचर्स, एसबीआई और
आईसीआईसीआई बैंक, इसमें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हुई। आरबीएल, आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला कैपिटल, कैनफिन होम्स, मेट्रोपोलिस, एचडीएफसी लाइफ, इनमें सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग थी। लॉन्ग बिल्डअप देखिए कहाँ हुआ। लॉन्ग बिल्डअप सिर्फ एक है, पर इससे आपको हतोत्साहित नहीं हुआ है या फिर डिमोरलाइज नहीं होना है। याद रखिएगा क्या है ये लॉन्ग बिल्डअप अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये है जून का कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखाई देगा। जून में सिर्फ एल&टी फाइनेंस में एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, अदर जून के कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है बीएल में, एचईएल में, बलरामपुर चीनी में, एचपीसीएल में, इंडस टावर्स में, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। लेकिन याद रखिएगा 1 से लेकर 2:30, 2:45 के बीच में एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग। और मैं एक लास्ट में एक स्टॉक लेना चाहूंगा जो कि इस पैनल में बहुत डिस्कस किया गया है और आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। मानस, इट्स 280 ऑन कैनफिन होम्स, ऑल टाइम हाई। ये आपने स्टॉक कई बार रिकमेंड किया है, इसको कैरी करें अभी भी? बिल्कुल कैरी करेंगे। देखिए यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और आई थिंक अब आपको सबसे पहले तो 800 रुपए को टारगेट सेट करना है, लेकिन पोटेंशियल की बात करिए तो शायद 820, 830 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैनफिन होम्स में तो अभी भी खरीदारी है। अगर आपको बीटीएसटी कॉल लेना है तो भी आप कर सकते हैं। 774 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करिए। 800 रुपए और फिर 800 फिर 820 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। कुछ यहाँ पर मार्केट फिर प्राइसिंग करने की कोशिश करा। ध्यान रखिएगा क्या हुआ था पिरामल के केस में, इन्होंने स्टेक बेचा, बड़ा स्टेक बेचा श्रीराम में, और उसके बाद से आप हमेशा ये सोचते थे कि अब उस पैसे का होगा क्या। 3 दिन स्टॉक नहीं चला, उसके बाद उस दिन बड़ा मूव आया, 3 दिन स्टॉक नहीं चला, प्रॉफिट टेकिंग आई और काफ़ी मुझे लग रहा है लोग बाहर हुए होंगे आज। लेकिन इसमें जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं और जिस तरीके से ये स्टॉक एंड कर रहा है, लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मूव है। मानस, कोई व्यू इस पर पिरामल पर इससे पहले कि हम मार्केट क्लोजिंग और रैप स्टार्ट करें? देखिए पिरामल की जहां तक बात है, यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है और पैटर्न पॉजिटिव लगता है। आई थिंक फिर से एक रैली रिज्यूम होगी जिसमें 960 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करिए। 894 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 965 रुपए के आसपास का होगा। ओके, चलिए अभी काम करते हैं इस क्लोजिंग को वॉल पे चलते देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू, और क्या शानदार क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए। बिल्कुल वीरू, बहुत ही शानदार क्लोजिंग। और सुबह जब शुरुआत हुई थी तो ये एक चीज़ हमने कही थी आपसे कि आज एक अच्छी क्लोज की तरफ मार्केट बढ़ सकता है और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी शायद मार्केट को आज एक सहारा दे। लेकिन देखिए निफ्टी 18,820 पर 0.68% ऊपर, लेकिन आज का स्टार पॉकेट रही निफ्टी बैंक। ये रहा करीब करीब 1.2% ऊपर। एक्चुअली निफ्टी बैंक से भी ज़्यादा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि निफ्टी बैंक में तो करीब 1.2% का मूव आया, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक ने कैप्चर किया एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का मूव, और इसके लिए 19,800 पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बंद हुआ। इवन निफ्टी आईटी में भी अच्छा मूव। निफ्टी मिड कैप ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया टेक्निकली, 0.5% ऊपर, लेकिन शुरू से स्ट्रॉन्ग था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, कोई तकलीफ नहीं थी। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ठीक ठाक था, करीब करीब 0.5% ऊपर। बाकी की सेक्टोरल इंडिसेस ने क्या किया, आईटी करीब 200 पॉइंट ऊपर, उसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी, आज सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस ग्रीन में थे। निफ्टी ऑटो 0.1% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा नीचे लेकिन फ्लैट ही था, और उसके अलावा मेटल्स अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर, कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी, फार्मा 0.26% ऊपर। लेकिन जैसा मैंने कहा आज के स्टार्स थे फाइनेंशियल्स, और जिस तरीके से निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने मूव्स दिखाए। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के स्टॉक्स ने लीड किया। सबसे ऊपर ऑब्वियसली एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ 5.5% ऊपर, लेकिन ये देखिए एचडीएफसी बैंक 1658 करीब करीब 1.5% का मूव, और एचडीएफसी में भी करीब करीब 1.5% का मूव। और बाकी फाइनेंशियल्स में एसबीआई में शानदार ब्रेकआउट टुवर्ड्स द एंड, एसबीआई लाइफ में अच्छा मूव, एचडीएफसी बैंक की बात की थी, आईसीआईसीआई बैंक में शानदार मूव आया, कोटक में मूव आया, डीवीज लैब्स, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक, टाटा मोटर्स, टाइटन, ओएनजीसी, इन्फोसिस, सभी स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव आपको दिखाई दिए। नीचे क्या था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज फार्मा स्टॉक्स में, सिप्ला करीब करीब 1% नीचे, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, तो एफएमसीजी और फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ऑटो स्टॉक्स, हीरो, मारुति, आयशर, ये सब जो चल रहे थे बेसिकली एफएमसीजी, ऑटो और फार्मा, जो 3 इंडेक्सेस अब तक चल रहे थे वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन जो इंडेक्स नहीं चल रहा था आज वो चला, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। वीरू, शानदार मूव्स। शानदार क्लोज अब निफ्टी बैंक अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और निफ्टी का क्लोज जो आया है यस अबव ऑल मूविंग एवरेजेस।
अब सीधे सौदा की टीम आज जो थी आशीष और नीरज जी की, और उसको देखते हैं कि वहाँ पे सुधार मतलब जो प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा। पहले आएगी आपकी स्क्रीन पे आशीष की टीम आएगी, पहले स्क्रीन पे उसको देख लेते हैं। नीरज जी की टीम आएगी, माफ कीजिएगा। डॉक्टर साहब टीम लेके आइए। यस, एक्सिस किड्स लगभग 5%, मैक्रोटेक लगभग 3%, नवीन फ्लोरिन में 1% का और इन्फोसिस में ½ % का सूद मिला। ये नीरज जी के आज के कुछ बेहतर ट्रेड्स थे। और उसके बाद आते हैं सेकंड स्लाइड में आशीष की टीम में। आई थिंक कुछ ग्लिचेस हैं वहाँ पे, वो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन नीरज की टीम में, नीरज जी की टीम में आज एक्सिस के इसने करीब 5% का स्विंग दिया। शानदार मूव। और आज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग और 2-3 ट्रेड्स जो कि सुबह के काफ़ी अच्छे रहे। मैक्स फाइनेंशियल्स, आदित्य बिरला कैपिटल, कैनफिन होम्स और मेट्रोपोलिस वाकई काफ़ी अच्छा क्लोज दिखे गए। अनुज, एक अच्छी क्लोजिंग। और मेरे ख्याल से अब वो जो बुधवार की छुट्टी का अरमान था वो तो चला गया, लेकिन कल देखते हैं क्या हुआ। मतलब अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज हो गई, लगभग आज हो गई काफ़ी हद तक हो गई। लेकिन बुल्स खुश होंगे वीरू, और अगर बस ये थोड़ी सी बारिश और हो जाए और थोड़ा सा आज एक ग्लोबल क्यू से सपोर्ट मिल जाए मेरे ख्याल से, तो देखिए ऑल टाइम हाई आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ होती है कई बार ये चीज़ एक्सपायरी के लिए भी रिजर्व होती है। हो सकता है कल सेकेंड डे रनिंग आपको और शॉर्ट कवरिंग मिल जाए। और वो जो 18,800 का कॉल राइटर है, मेरे ख्याल से अब वो थोड़ा घबरा रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कल हल्का सा भी गैप अप मिल गया तो बाकी की शॉर्ट कवरिंग वो काम कर देगी हमारा। जी हाँ, चलिए, तो कल सुबह फिर होगी मुलाकात, जो पहले नहीं होनी थी लेकिन हल्क होगी। कल बुधवार मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। सुबह आपसे मुलाकात होगी 6:57 पे। तब तक के लिए